बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काज़िम, एक और हंसती मुस्कुराती पॉजिटिव सुबह के साथ आपके सामने हाजिर हूं। व्यूअर्स, आज आपसे बात करना चाहूँगी खुश रहने की और खुशियाँ बांटने की। मुस्कुराहट, जिसको सदक़े का दर्जा दिया गया है कि अगर आप किसी की तरफ मुस्कुरा के भी देखते हैं तो वो भी एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है और एक बड़ा पॉजिटिव अमल है। सोचने की बात है कि मुस्कुराहट तो एक इतनी आसान चीज़ है, सिर्फ अपने माउथ की दोनों साइड्स को ऊपर की तरफ करना है और किसी की तरफ देख के अच्छे अंदाज में स्माइल करना है एंड दैट्स इट। कितनी आसान चीज़ है, लेकिन मुस्कुराने से लोग ऐसे इज्तनाब करते हैं जैसे किसी बीमारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ज़िंदगी का हर काम, मैं अक्सर ये ड्रामों की शूट पे ना, जब बाकी आर्टिस्ट तरह आवाज़ार हो रहे होते हैं कि देखिए ना, ड्रामे की शूट पे 10, 12, 14 घंटे, कभी कभी 16 घंटे की भी रिकॉर्डिंग होती है। यानी कि आप सुबह जाते हैं 10 बजे और रात के आप कभी 12 बजे, कभी रात के 2 बजे फ्री हो रहे होते हैं, या आप सुबह 8 बजे जाते हैं एंड देन रात को 10 बजे तक शूट चलती है ना। तो पॉइंट इज़, लोग अक्सर सेट्स पे आवाज़ार होते हैं तो मैं घूम के कहती हूँ कि क्या हुआ, कहते यार टाइम ही नहीं गुजर रहा। तो मैं एक ही बात कहती हूँ, कभी ये टाइम तो गुजारना ही है। मुस्कुरा के भी गुजार सकते हैं, अच्छे अंदाज में गुजार सकते हैं, हंस खेल के एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सकते हैं, और सड़े हुए मूड में भी हो सकते हैं, और अपना गुस्सा और अपनी सारे दिन का जो मलबा है वो अपने इर्द गिर्द के लोगों पे भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये एक चॉइस है। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर हम अपनी ज़ात को खुश रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, तो हमारा एटीट्यूड भी दूसरों की तरह पॉजिटिव ही रहता है और हमारा मूड भी ठीक रहता है। लेकिन अगर हम अपनी ज़ात को 24 घंटे टॉर्चर से गुजारते रहेंगे, यानी कि नींद भी पूरी नहीं हो रही, पानी भी नहीं पी रहे, तबीयत भी ख़राब है, मतलब हर तरह से इंसान तंग है और आवाज़ आ रहा है, तो ऑब्वियसली ना वो मुस्कुराहट तो दूर की बात, उसका मूड भी ठीक नहीं होगा। अच्छा, सबसे पहले तो अपनी ज़ात को सेट रखें, अपने आप को एक पॉजिटिव अंदाज में लेके चलें। याद रखें, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, आपके घर वाले, आपके काम के लोग, आपके फ्रेंड्स वगैरह, आपके रिश्तेदार, आपके हमसाए, उनकी कोई गलती नहीं है कि वो आपसे रिलेटेड हैं, और ना ही उनकी गलती होती है अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई इशू आ जाए। काम का गुस्सा लोग घर पे आके निकालते हैं, घर के मसाइल जो हैं वो काम पे लेके आते हैं, और फिर घर अपने इर्द गिर्द के काम के लोग और स्पेशली अपने जूनियर्स पे और सबॉर्डिनेट्स पे अपना वक्त निकालते हैं। यूज़ अच्छे अंदाज में लोगों से बात करना। किसी फ़कीर को आप 5 रुपए भी दे रहे हैं तो मुस्कुरा के भी तो दे सकते हैं। मैंने तो ऐसी सिचुएशन देखी है कि गाड़ी रुकी है, कोई किसी को पैसे दे रहा है और ऐसे पैसे दे रहा है कि जैसे उसके मुँह पर फेंक रहा है। भाई ना दें, नहीं देना तो ना दे, लेकिन बदतमीज़ी, बदमज़गी और नेगेटिव अंदाज में चीज़ों को आगे लेके चलने का क्या फ़ायदा। अच्छा, लोगों की प्रमोशन होती है, जॉब में उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, वो अपने काम की कैपेसिटी में बड़े खुश होते हैं। अच्छा, फिर जब थोड़ा वक्त गुजरता है और जिम्मेदारियां बढ़ गई होती हैं, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा होता है काम का, तो मूड ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसका भी गुस्सा जो है वो घर वालों पर और इर्द गिर्द के लोगों पर निकलता है। सबसे पहले तो आप उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उतना प्रेशर लें जितना आप संभाल सकते हैं। अगर आपसे मैनेज नहीं होता और आपका माइंड और आपका मूड और आपकी हर चीज़ जो है उससे इफेक्ट हो रही है, तो फिर उस चीज़ को या तो रिड्यूस करें या उससे इज्तनाब करें। ठीक है, एक बात हो गई। अब आप ठीक हो गए। इर्द गिर्द की सिचुएशन को व्यूअर्स हम एक हद से ज़्यादा नहीं कंट्रोल कर सकते। बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहा है, एकदम से बिजनेस में नुकसान हो जाता है, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, ऑफकोर्स मूड ख़राब होता है, जहन भी ख़राब होता है, बच्चे जो हैं उनके पेपरों में अच्छे नंबर नहीं आए। बट इसमें ना तो मियाँ की गलती है, ना बीवी की गलती है, यानी कि ना माँ की गलती है, ना बाप की गलती है। सो द पॉइंट इज़, अच्छे अंदाज में, पॉजिटिव अंदाज में एक दूसरे के साथ चलना, खुश अखलाकी के साथ एक दूसरे के साथ पेश आना। देखिए, रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना है। हमने इस माह मुबारक से पॉजिटिव चीज़ें लेनी है और हमने पॉजिटिव नॉलेज गेन करनी है, और वो पॉजिटिव नॉलेज यही है कि हमने अपने अखलाक को अच्छा करना है। व्यूअर्स, इंसान की पर्सनैलिटी उसकी स्माइल, उसके बिहेवियर से बनती है। कपड़े, जूते, लुक, कितनी आपने महंगी चीज़ें पहनी है, किस गाड़ी में उठ बैठ रहे हैं, कौन से घर में आप रहते हैं, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो बहुत दिखने में खूबसूरत हैं, उनकी बड़ी ग्लैमरस लाइफ है, वो बड़े अमीर हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके पास अच्छा अखलाक नहीं है। और अच्छे अखलाक का पहला स्टेप यही है कि पॉजिटिवली लोगों के साथ मुलाकात करें, हंसें, मुस्कुराएं, लोगों के साथ अच्छे तरीके से डील करें। मुझे बताएं, आप में से कोई ऐसे बंदे के साथ वक्त गुजारना पसंद करता है या ऐसे बंदे के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करता है जिसका हर वक्त मूड ख़राब हो या जिनके मुंह से निकले ही सिर्फ नेगेटिव बात। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे आप कहें कि जी फ़लाँ बंदा कहते यार उसको तो रहने तो, वो तो है ही फप्पे कुटनी।
बात ये है कि नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं, हसद ना करें, बुरी मतलब लोगों की तरफ सोचे ना रखें, लोगों के लिए बुरा ना सोचें। लोग ऐसे भी हैं कि दूसरे लोगों को दुआएं देने के बजाय लोगों को बदवाएं दे रहे होते हैं ऑल द टाइम। भाई क्यों? और ऐसे लोगों से मिलना, उनके साथ राब्ता रखना, उनके साथ रिलेशनशिप रखना भी लोग इम्पॉर्टेंट नहीं समझते। और यहाँ पे एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है याद रखने को कि जो अगली जनरेशन है ना, जैसे कि मेरे बच्चे हैं या उनसे थोड़ी पहले की जनरेशन जो है, ये बहुत इंटेलिजेंट यंग लोग हैं। ये लोग अब सिर्फ उसी से वास्ता ताल्लुक़ रखते हैं जो उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आता है। ये नहीं कि कोई उनको कोई फेवर दे या इसमें कोई लालच की बात है, बट जिसको हम टॉक्सिक कहते हैं, जो टॉक्सिक लोग होते हैं उनको लोग अवॉइड करते हैं। जो आपको टेंशनें दें, आपको परेशान करें, आपको हर वक्त डिस्टर्ब करें, ऐसे लोगों को लोग अवॉइड ही करते हैं। और अब तो यंग लोग भी अगर आप कहें कि जी फलां चाचे की तरफ जाना है या फलां खाला की तरफ जाना है, तो बच्चे स्यापा डाल देते हैं, हमने नहीं जाना। वो तो हमारे से सीधे मुंह बात ही नहीं करते, तो हर वक्त डांटते रहते हैं। और अब तो नफ्सियात भी ये कहती है कि भाई चाहे आपका कितना भी करीबी खून का रिश्ता हो, अगर अगला बंदा आपको तंग करता है, टॉर्चर करता है, आपको अजियत देता है, तो उससे इज्तनाब करें। ऑब्वियसली माँ बाप को हमने उफ तक नहीं कहनी, भाई बहन, बाकी रिश्तेदार, इस किस्म के लोग तो अहमियत रखते ही हैं, लेकिन जो ज़रा से दूर के रिलेटिव्स होते हैं, जिनसे ज़रा सा डिस्टेंस का मामला होता है या ताल्लुक़ होता है, लोग उनको अवॉइड करते हैं। अच्छा इखलाक, मुस्कुराना, खुशियाँ बांटना, समेटना, दूसरों को खुशियाँ देना, ये सब चीज़ें मैटर करती है। और हम हमेशा आपको एक ही बात कहते हैं व्यूअर्स इस प्रोग्राम पे, मैं तो अगर ये कहूँ कि हमारा स्लोगन है, तो ये बात गलत नहीं होगी कि भाई एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। अगर आसानी नहीं पैदा कर सकते तो कम से कम उसको तकलीफ़ ना दें। ये बात अगर हम अपने पल्ले बांध लें तो ज़िंदगी बड़े सुकून से गुजरेगी। और देखिए, ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जीना है। अब जितना टाइम हमारा इस दुनिया में है, देखें आखिरत तो हमने अपनी खूबसूरत बनानी ही है, लेकिन जितना वक्त हमारा इस दुनिया में है जिसमें हम अभी जी रहे हैं, वो वक्त तो अच्छे अंदाज में गुजारें। आप खुद खुश हैं, खुश अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन दूसरों को तंग करते जा रहे हैं, दूसरों की खुशियाँ जो हैं वो छीन रहे हैं, दूसरे की खुशी में खुश नहीं हो रहे बल्कि नेगेटिव बातें कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। दूसरों के दुखों में शामिल होते हैं तो उनकी खुशियों में भी शामिल हो, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि यार दुख में जो साथ देता है वो तो बहुत अच्छा होता है, खुशियाँ तो चलो आती आने जाने वाली चीज़ है। कुछ हद तक मैं ये अग्री भी करती हूँ कि अगला इंसान अगर टेंशन में और एक इंसान खुश है तो टेंशन वाले बंदे के साथ ज़रूर जाके उसको हौसला अफजाई करें, उसकी सपोर्ट करें। लेकिन जो बंदा खुश है वो अगर आपको अपनी खुशी में शामिल करना चाहता है तो आपको शामिल होना चाहिए और उसकी खुशी को ऐसे ही मनाना चाहिए कि जैसी आपकी पर्सनल खुशी है। देखें, जब हम दूसरों के साथ अच्छे तरीके से चलते हैं तो ये एक बड़ा खूबसूरत सी एक डील हम अल्लाह ताला के साथ कर लेते हैं और अब ताला हमें उसका अजर देते हैं। हम अच्छे तरीके से किसी बात करें, कोई हमारे साथ बुरी तरीके से बात करे तो वो फिर अल्लाह मियाँ और उसका मामला हो जाता है। हमें उसमें नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। सो स्माइल, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें, खुश रहें और मुस्कुराहट के साथ हर कदम जो है ज़िंदगी का उठाएं। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, हमारे साथ शेफ़ राहीला रशीद हैं और इनके भी चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट होती है। जी आपी, जो मैं बात कर रही थी इस पर आप क्या ऐड करना चाहेंगे? जी, आपने काफ़ी डिटेल से बता दिया, बहुत अच्छे से समझ भी आ गई। जब हम वाकई किसी वक्त अपने मूड के मुताबिक होते हैं तो अगले की खुशी नहीं देखते और वही सारा कुछ कर देते हैं, अपना गुस्सा उस पर उतारते हैं, तो इससे वाकई रिश्ते दूर होते जाते हैं। और वही वाली बात है ना आप ही, अल्टीमेटली बात ये है कि देखिए एवरीवन हैज़ टेंशंस, एवरीवन हैज़ प्रॉब्लम्स। बिल्कुल। प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बड़ी दफ़ा हमें गुफ्तगू करनी करता है। जिस तरह आज मैं आपसे, हम लोग मेकअप रूम में एक बात कर रहे थे, बात ये कि देखिए वो एक मुख्तलिफ चीज़ है, बट उसके बाद एक दूसरे के साथ जैसे हम अभी मिल रहे हैं या हम कोई काम साथ कर रहे हैं या हमारी गप लग रही है, एक पर्सनल ताल्लुक भी तो है ना। बिल्कुल। हम ऑफिस में हम सबसे ज़्यादा ये देखते हैं कि बॉस जो है वो अपने जूनियर्स का बस कीमा ही निकालता जा रहा है और फिर कुछ ऐसे जूनियर्स भी होते हैं जिनका टोटल काम ये होता है कि अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका जो है ना वो गुडी काटते। बिल्कुल। सो इतना मुश्किल काम तो नहीं है मुस्कुराना। हाँ नहीं, बिल्कुल। इस तरह अपने लिए भी आसानी हो जाती है, दूसरे के लिए भी हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, अभी जान ये बताइए कि आज आप बना क्या रही हैं? आज हम चॉकलेट ब्राउनीज केक बना रहे हैं और साथ यानी कि वो चीज़ जो हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट, बच्चे बड़ों की सबकी फेवरेट। बिल्कुल। लेकिन आप ही आजकल तो इतनी वेरिएशंस आ गई हैं ब्राउनीज की, क्रीम चीज़ ब्राउनी बना लो, और मतलब वेरियस डिफरेंट किस्म के चॉकलेट्स के ब्राउनीज बन रहे हैं, कोको पाउडर और इस तरह शामिल करके मैं बना रही हूँ। आप भी आसान और सस्ते ब्राउनी बनाने सिखाएं, बिल्कुल, क्योंकि इम्पोर्टेड इंग्रेडिएंट बहुत महंगे हो गए। बिल्कुल। इसके लिए हमें मक्खन चाहिए 3 औंस, चॉकलेट 4 औंस, ब्राउन शुगर आधा कप, अंडे 4 अदद,
बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, मैदा 1 कप, वनीला एसेंस 3 कतरे। इसके लिए हम सबसे पहले बटर को और चॉकलेट जो हमने ली है उसको गर्म पानी में बाउल रख के तो उसको मेल्ट कर लेंगे, डबल बॉयलर जी। हाँ ठीक है। मेल्ट हो जाएगी जब, दूसरी तरफ हमने अंडे डालने हैं, शुगर डालनी है, चीनी ब्लेंड करके डाल लें और उसको अच्छे से मिक्स करना है। फिर ये जो हमने तैयार किया है बैटर ये इसमें शामिल करना है। उसके बाद मैदा, बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर ये छान के तो आप साथ ऐड करते जाएं और मिक्स करते जाएं और उसके बाद जो हमारा बैटर तैयार हो जाएगा, अब हम सांचे में ऑयल लगाएंगे, ऊपर बटर पेपर लगाएंगे, उसके ऊपर अपना ये बैटर डाल के कुछ 5-1 मिनट इसको रेस्ट देंगे अच्छे से। जब उसके जो बीच में थोड़े थोड़े बुलबुले बन जाते हैं वो जब बैलेंस हो जाएगा सारा कुछ, तो इसको हमने ओवन को 250 डिग्री पे गरम करना है और फिर हमने अपना जो है ना सांचा रख देना है। उसके बाद हमने 10-1 मिनट उसी हीट पे रहने देना है और बीच में हमने 10 मिनट के बाद उसको 200 पे कर देना है 200 जी। और 35 से 40 मिनट में इंशाल्लाह हमारा अगर केक इसमें तैयार हो नट्स जाएगा। डालने हैं या चॉकलेट चिप्स डालने हैं तो वो किस जी। स्टेज पे डालने हैं? वो आप बीच में कम से कम जब 15 मिनट रहते हो उस वक्त आप निकाल के डाल के उसको वापस बेक कर वापस बेक कर दें। जी। ठीक है, क्योंकि ऐसे होता है कि मैं कभी कभी जब चॉकलेट चिप के ब्राउनीज बनाती हूँ ना आपकी, क्योंकि वो शुरू में ही डाल देती हूँ तो जब वो जो ऊपर रह जाते जी। हैं ना वो बहुत ज़्यादा जैसे सड़ से जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो बस आखिरी नट्स तो मिक्स कर दें अंदर और चॉकलेट चिप्स वगैरह ऊपर से डाल। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारा बड़ा अच्छा सा केक तैयार हो जाएगा। आप तो जो भी चीज़ बनाती है इतने मज़े की बनाती है। रिमेंबर आपने एक दफ़ा हमें वो कॉर्न मील के, क्या उसका नाम, मकई के आटे के, आपने वो इतना मज़े का केक बनाया था। थैंक यू। और व्यूअर्स ये बात बताऊं कि जिस तरह ये जो आप ही ने जिस तरह हमें कॉर्न मील के साथ वो केक बना के चखाया था, वो भी आप ही किसी दिन हम ऑनर व्यूअर्स को सिखाएंगे जी ज़रूर। जिन लोगों को मैदे से एलर्जी है, जिनको ग्लूटेन एलर्जी है, उनके लिए ये एक बड़ा उनके लिए बेहतरीन बेस्ट ऑप्शन है, है। बिल्कुल। आप आमंड फ्लावर से बना लें, कोकोनट फ्लावर से बना लें, बट जो सबसे आसानी से अवेलेबल और जो सबसे रीजनेबल कीमत में हमें मिल जाता है वो मकई का आटा मिलता है, तो ये भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा बनता है और बड़ा मज़े का होता है चाय के साथ, आप जब भी खाएं। तो अब हम ब्राउनीज बनाएंगे। आप स्टार्ट कर दें क्योंकि ये है बेकिंग का काम और आपको पता है व्यूअर्स बेकिंग के काम में थोड़ा वक्त लगता है। व्यूअर्स अब मैं बढ़ना चाहूँगी एक ट्रिब्यूट की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे हम अपने लेजेंड्स को ट्रिब्यूट पेश करना अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। आज यूसुफ खान साहब की डेथ एनिवर्सरी है। आप बेहतरीन एक्टर थे। 10 अगस्त 1931 को आप पैदा हुए। आप एक बेहतरीन एक्टर थे और आपने अपनी फिल्म का करियर जो है उसका आगाज़ किया परवाज़ फिल्म के साथ और 1954 में ये अशफाक मलिक साहब की मूवी थी। अच्छा, उसके बाद 1962 में फ़िल्म पहाड़न थी जिसमें आपने अपनी पंजाबी फ़िल्मों का दौर शुरू किया। फिर फेमस मूवीज़ में मुजरिम, भरोसा, नया दौर, मलंगी, याराना, बेशुमार फिल्म्स शामिल हैं और आपने अपनी ब्रिलियंट जो परफॉर्मेंसेस दी उसके बेस पे आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। आपकी डेथ जो है, आपका इंतकाल 20 सितंबर 2009 में हुआ। आज हम आपको याद कर रहे हैं, आपको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। इसी नोट पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज एक बड़ी ज़रूरी टॉपिक पे बात होगी जिसपे हम सिर्फ रमज़ान मुबारक में बात करते हैं, जिसमें मुझे गिला भी बहुत है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सिर्फ सर्टन टाइम्स की सौगात समझ लेते हैं, जैसे कि खजूर। अब खजूर पूरी दुनिया में लोग डेली खा रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में सिर्फ रमज़ान मुबारक का वेट करते हैं। दूसरी, अंजीर। अब आप देखें कि फ्रेश फिग्स की कितनी वीडियोस आजकल वायरल हुई हुई हैं। फिग्स ही होती है ना जो ड्राई करते हैं तो वो ड्राई फ्रूट बन के अंजीर हम उसको बुलाते हैं। तो अंजीर एक इतना अमेजिंग फल है जो ड्राई फॉर्म में हमारे पास वाफिर मिकदार में अवेलेबल है। ड्राई फ्रूट की दुकान पे जाओ तो सस्ता तो वही मिलता है, अंजीर ही मिलती है, बाकी चीज़ें तो बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं और आपने खानी भी इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं है। सो ये वो चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। और हेल्थ की गाइडेंस की जब बात करते हैं तो ऑफ कोर्स टॉप ऑफ द लिस्ट पे नाम आता है ज़ैनब गोंदल का, जो डाइटिशियन भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं। मैंने सोचा कि आज ज़रा टिपिकल
गुफ्तगू करने के बजाय हम उस चीज़ की बात करते हैं जिसको लोग नहीं यूज़ करते। और बाय द वे पाकिस्तान में वेरियस डिफरेंट के खजूर अवेलेबल हैं, ये भी नहीं है कि इतने महंगे हैं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बात करते हैं ज़ैनब कोंदल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और टॉपिक जो है वो बड़ा ही मज़े का है, और सुनते ही जो है ना एक बंदे को फीलिंग ऑफ फ्रेशनेस आती है, क्योंकि वाकई एक ऐसी चीज़ है जो हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर दोनों के ही फ़ायदों की आप हम देखिए बात रमज़ान में किलो मतलब 10-10 किलो लोग उठा के ले आते हैं घर खजूर, करें, बिल्कुल बट जब बाकी साल होता है तो लोग बॉदर ही नहीं करते, बल्कि रमज़ान ख़त्म हुआ तो लोगों ने घर में पड़े हुए खजूर भी नहीं इस्तेमाल उसको करते। इस्तेमाल नहीं किया जाता, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर दोनों के ही फ़ायदों की हम बात करें तो दोनों के बहुत अमेजिंग और ट्रिमेंडस फ़ायदे हैं। सबसे पहले खजूर की बात करें। खजूर की बात करते हैं, ठीक है। जो खजूर है, अगर हम इसकी बात करें तो खजूर के अंदर सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी जो हमें कैंसर से बचाते हैं, बहुत सारी बीमारियों से जो है वो हमें बचा सकती है, वो सिर्फ एक खजूर ही है। अब उससे ज़्यादा लोग बात ये करते हैं कि खजूर शुगर है, मैं खजूर नहीं खा सकता, लेकिन बाकी मीठे हम सब खा रहे होते हैं, हालांकि बाकी मीठे हमारे लिए डेंजरस हैं, और वाहिद खजूर एक वो चीज़ है जो आपकी शुगर को भी बढ़ने नहीं देती, कंट्रोल में रखती है अंडर। लेकिन आप कितनी खजूर खा रहे हैं ये भी ऑफ कोर्स मैटर करता है। अब खजूर में अगर मैं आपको ये बताऊं कि विटामिन्स और मिनरल्स भी मौजूद होते हैं, तो ये एक बड़ी हमारे लिए एक शॉकिंग चीज़ होती है, लोग खजूर में विटामिन्स और मिनरल्स। बिल्कुल, अगर हम सिर्फ एक खजूर ही खाते रहें तो हम अपना मैग्नीशियम, आयरन, जिंक सब एक खजूर खाने से ही पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल। और उससे ज़्यादा जिन लोगों को, जैसे जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं, अगर वो खजूर का इस्तेमाल करती रहें तो वो अपनी खून की कमी जो है वो खजूर से ही पूरी कर सकती हैं। इतना ज़्यादा इसमें हम आयरन लेवल्स जो है वो हमारी बॉडी में बूस्ट अप हो जाते हैं। और उससे ज़्यादा जिन लोगों को लेबर पेन, हम नॉन हीम फॉर्म कहते हैं। Exactly. देखिए ना, एक तो गोश्त, अच्छा बहुत से अब लोग हैं ऐसे जो नहीं खाते गोश्त, मुर्गी वगैरह, और मैंने देखा है कि अगर वो खाते भी हैं तो वो सिर्फ उसका शोरबा खाते हैं। बिल्कुल भाई फ़ायदा क्या, आपने मीट खाना है। अब अगर आप मीट नहीं खाते हैं तो कम से कम जो नॉन मीट के आयरन के फॉर्म्स हैं उनका तो इस्तेमाल करें। बिल्कुल। खजूर, चुकंदर, पालक, सेब, सेब, जो चीज़ों का सेब डायरेक्टली नहीं इतना हेल्प करता, बट सेब उसको बूस्ट करता है, अब्जॉर्प्शन को body में बूस्ट जाके। करता है। Exactly. तो ये तो करे ना। बिल्कुल, ये वही चीज़ें हैं जो आपने अपने बॉडी में डालनी है, और उन्होंने जाके हेल्प आउट करना है आपको बॉडी में एब्जॉर्ब कराने में। अच्छा, खजूर जो है ना, अगर आप डेली बेसिस पे प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं वो खाती हैं खजूर, तो उनको लेबर पेन्स जो हैं वो बहुत हद तक अंडर कंट्रोल्ड होती हैं, और उनको पेन्स इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है कि आप इजी टू डिलीवर करते हो और आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस भी नहीं होती, और उसके बाद भी आप अपनी खून की जो कमी है उसको खजूर के साथ पूरा कर सकते हो। अब वो लोग जो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जी वज़न कम भी नहीं होता और वज़न ज़्यादा भी नहीं होता, दोनों की बात कर लेती हूँ। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा नहीं होता वो तो खजूर का अगर शेक बना के किसी भी फ्रूट के साथ डेली बेसिस पे पीते हैं तो वो अपना वज़न आसानी से खजूर से ही बढ़ा सकते हैं। अब वो लोग जिन्होंने वज़न कम करना है, अगर वो जिम जाते हैं, वॉक करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे पहले एक बेस्ट एनर्जी बूस्टर है जो कि खजूर है। आप सिंपल खजूर खाएं, आपको और कोई चीज़ खाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप 1 घंटा भी जिम कर सकते हो सिर्फ 2 खजूरें खाकर। इतना ये एक्सेलेंट सोर्स है आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन का। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि लोग ना, उनकी ब्लड शुगर ड्रॉप हो रही होती है, या लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर तो अपनी जगह है, जिनका लो ब्लड प्रेशर होता है वो अगर अपने साथ एक पैकेट के अंदर, जिपलॉक बैग के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर आप थोड़े से खजूर रख लें, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल, खजूर और फ़ौरन आपको एनर्जी देता है। बिल्कुल, खजूर और किशमिश अगर आप इकट्ठी डाल लें, एक टेस्ट दूसरा चेंज कर ले, लेकिन दोनों ही मीठे होते हैं, दोनों ही आपकी बॉडी में जो है ना ब्लड फ्लो को बेहतर करते हैं, रेड ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन है ना आपकी बॉडी में उसको बहुत हद तक बेहतर कर देते हैं। अच्छा, अब 2 बातें, कितनी मिकदार में लेना है और सही तरीका क्या है खजूर लेने का, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि खजूर का शेक बना लेते हैं, वो बड़ा होता तो बड़ा मज़े का है, बट इज़ दैट ओके? ये चीज़ें मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि आयरन अब्जॉर्ब नहीं होता अगर उसको कैल्शियम के साथ लें। बिल्कुल। तो अगर आप दूध में खजूर का को ब्लेंड करके उसका शेक बना लेंगे तो अच्छा, प्रॉब्लम अब नहीं हो इसमें जो है जाएगी? ना हम बात ये करते हैं कि खजूर पहले तो कितनी खानी चाहिए। खजूर जो है वो आप 10 खजूरें भी एक दिन में खा सकते आर हैं। यू सीरियस? यस, क्योंकि मुझे खजूर बहुत पसंद है और मैं डर के मारे 2 या 3 से ज़्यादा नहीं खाती। डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी टाइप। अगली बात आ जाती है साथ।
अब अगर तो आपको खा के फ़ौरन से ऐसे बॉडी में हीट फील नहीं होती, आपको अजीब फील नहीं होता, या जो है ना वो मीठा बहुत ज़्यादा फील नहीं मेरा होता, तो मूड बहुत अच्छा हो जाता है खजूर खाने तो आप खा सकती हैं। आप दिन में 3 सुबह खा लें, 3 नहीं दोपहर नहीं खा नहीं लें, नहीं 3 बट शाम। एक सेकेंड, ये भी तो कहा जाता है कि एक खजूर में एक रोटी की जितनी कैलोरीज, नहीं। ये जो बात बचपन में सुनते कि एक नहीं, खजूर खा लो या एक रोटी खा लो, बात एक ही है। तो लोग कहते हैं 2 रोटियां तो दिन की खा सकते हैं, 8-10 तो नहीं खा सकते। कैलोरीज एक जितनी नहीं है। अच्छा ओके। आप तकरीबन 5 से 6 खजूरें अगर खाते हो जो कि एक नॉर्मल बड़े साइज़ की हों, तो एक रोटी जितनी आप जो कह लें एनर्जी आपको मिलती है। और कैलोरीज ऑफ कोर्स खजूरों में ज़्यादा पर होती हैं। चीनी बहुत होती है उसमें। चीनी, अब ये वही डिपेंड करता है कि आपने खजूर किस फॉर्म में और कहाँ से ख़रीदी है। अब ये भी हो सकता है, जैसे हम कहते हैं अक्सर इंजीर पे हमें गुड़ और चीनी लगा के दी जाती है उसका वज़न बढ़ाने के लिए, तो वो तो उसकी अफादियत ही ख़त्म हो गई। तो खजूरें भी बहुत ज़्यादा हम देखते हैं, शीरे वाली खजूर हमें मिल रही होती है कि उसको प्रिजर्व करके शीरे के साथ दिया जाता है, तो उसकी अफादियत बिल्कुल ख़त्म हो गई। सिंपल जो खजूरें मार्केट से मिलती हैं, जो अच्छी फॉर्म में हो, बहुत ज़्यादा ड्राइड ना हो, आप उनको खा सकते हो। सिंपली आप ऐसे कर लो, 3-4 सुबह, 2-3 दोपहर और या शाम में, डिपेंडिंग ऑन आपकी बॉडी की क्या एनर्जी है और आप उसको किस तरह से कंज्यूम कर सकते हो। अब आपने बात की शेक की, जो कि वाकई एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दूध और जब आयरन आपने मिलाया तो आयरन की बॉडी में एब्जॉर्प्शन तो हुई नहीं, लेकिन जैसे हम बात करें नॉन हीम फॉर्म्स की, तो ये बाय द एंड आपकी बॉडी में जाके कहीं ना कहीं जो है ना आपको एनर्जी भी दे रहा होता है और आपके लिए अच्छा भी होता है। दूध वाहिद खजूर के साथ जो है वो आपको अच्छा है, लेकिन वही बात, दूध और शहद मिलेंगे तो उनकी एक प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, लेकिन दूध और खजूर इज़ वेरी गुड फॉर यू। इट्स ओके। या तो ये तो हो गई खजूर की बात। मैं अब बात करना चाहती हूँ इंजीर की। यार इंजीर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने क्योंकि फ्रेश फिग्स खाए हुए हैं, हाँ, वो बड़ी मज़े। अंजीर को आप उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, जबकि That is अंजीर true. उसकी ड्राई फॉर्म है। उसी तरह जिस तरह अंगूर बहुत मज़े का होता है, किशमिश जो है डिफरेंट हो जाती है। डिफरेंट हो जाती है, उसका जायका, उसका टेक्सचर बदल जाता है। ऑब्वियसली ड्राइंग की प्रोसेस होती है और फिग सारा साल अवेलेबल नहीं होती। तो अगर आप हमेशा कहते हो कि वो चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए जो सीज़न की हो, ये हो वो हो, तो इंजीर तो सिर्फ सर्टन सीजन्स में आती है। इंजीर हमें पाकिस्तान में फ्रेश जो है वो मिलती ही नहीं, मिलती नहीं है, और अगर मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है। ये देखे ना ये व्यूअर्स, ये शक्ल होती है इंजीर की फ्रेश फॉर्म में, फिग्स। और उफ, इसके सैलेड्स क्या बनते हैं, बड़े बाय मज़े की इटसेल्फ होती है। इतने मज़े की Yeah. होती है ना, कुछ मतलब आप एज इट इज़ इसको बाइट करें, इट इज़ डिलिशियस। अच्छा, अब साइंस ने ये रिसर्च की है कि हमारी बॉडी में हम जैसे बहुत सारे इंजेक्शंस और एंटी एजिंग लगवाते हैं, ठीक है। अब जो इंजीर है और जैतून है, अगर ये 2 चीज़ें हम, ऑलिव्स जिनको हम कहते हैं और फिग्स जो है, ये देखे ना, ये ड्राई फॉर्म में इंजीर जो आपको मार्केट में मिलती है व्यूअर्स, ये 2 चीज़ें अगर हम खाएं तो हम कभी बूढ़े ही नहीं होंगे। हम एंटी एजिंग की तरफ, हमारी बॉडी में जो सिक्रीशंस हो रही होती हैं हमारे हार्मोन्स की, एजिंग की, इंजीर और जैतून दोनों को रोक देते हैं। ग्लोइंग स्किन, आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाती है, दोनों, वैसे खजूर भी बचाती है और इंजीर भी बचाती है, लेकिन इंजीर के तो जो हम कहते हैं कि जैसे हमने ये फ्रेश फॉर्म में भी कही है, तो ये जाके आपकी बाउल मूवमेंट को इतना फास्ट करती है, आपकी इंटेस्टाइन को क्लेंस करती है, और आपकी कह लें कि बॉडी का एक नरिशमेंट जो है ना बेसिकली, वो खजूर और इंजीर दोनों कर रही होती हैं। तो इंजीर की तो अगर हम बात कर रहे हैं तो इंजीर कैसे खाएं अगर हमें वो ड्राइड फॉर्म में मिल रही है, तो ड्राई फॉर्म में सबसे बेहतरीन उसका खाने का तरीका ये है कि उसको अच्छी तरह से धोएं, रात को उसको पानी में या दूध में भिगो कर रख दें और सुबह उठकर उसको कंज्यूम करें। अगर दूध में थी तो दूध एज इट इज़ साथ पी सकते हैं, अगर आप उसको ब्लेंड करना चाहते हैं, बच्चों को देना चाहते हैं, वो भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको फ्रेश खाते हो तो आपको कभी ज़िंदगी में कॉन्स्टिपेशन नहीं कितने होगी। पीसेस दिन के लेने हैं अब हमने? 3 से 4 ले सकते हैं। 3 से 4 ड्राई हो जाए। Exactly. और अगर फ्रेश है तो वो भी 3 से 4 ले सकते फ्रेश जो है वो 1 से 2 ले सकते हैं, 1 से 2 ले सकते। क्योंकि उसकी जो है वो एक ड्राई होके उसकी कैलोरीज भी कम हो जाती हैं, और वो तो फ्रेश जो है वो ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है, तो 1 से 2 हम खा सकते हैं। 1 से 2 खा सकते हैं। अब वही चीज़, अब मैं एक, अगर आप इजाज़त दें तो एक दलिया है जो हम लोग घर पे बनाते हैं रेगुलरली। आई थॉट कि मैं शेयर करूं और आपसे जानूं भी कि क्या ये ठीक चीज़ है बच्चों के लिए, स्पेशली ये बनाते हैं। हम करते ये हैं कि हम दलिए को जब बॉईल होने के लिए रखते हैं ना पानी के अंदर, तो उसके अंदर हम अंजीर डाल देते हैं, ठीक है, ठीक है ना, उसके छोटे पीसेस करके, तो वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाती है जब उसके अंदर, ताकि मुंह में फिर अजीब सा आता है। अच्छा, वो जब एक दफ़ा अच्छी तरह से पक जाता है दलिया, और दलिया वो वाला या जौ का लें या दूसरा वाला भी दलिया लें, तो वो लें जो पकता है आधा पौना घंटा। बिल्कुल जी। क्विक पकने वाला जो दलिया है ना, उसकी ओट्स ना लें। ओट्स, हाँ, तो वो आपने अब पका लिया,
अब वो जब एक दफ़ा पक गया तो उसके अंदर फिर आपने दूध डाला। अच्छा, जब हम पका रहे होते हैं तो हम उसके अंदर ना बिल्कुल एंड में बिल्कुल गरम गरम में एक केला मैश करके भी डाल देते हैं। ठीक है। अब उसमें केला चला गया, उसमें 2 अंजीरें चली गई, उसमें और नट वो चले गए, खजूर हमारा चला दलिया चला गया, खजूर अब अपना वो दलिया चला गया। ठीक है। अब आपने उसके अंदर थोड़े से बादाम जो हैं, ठीक है, पिस्ते बादाम बेशक चॉप कर लें, जिस तरह हम अपनी खीर वगैरह में भी डालते हैं, वो थोड़े से डाल दिए ठीक है। और आप उसको खा लें। केला और अंजीर उसको इतना मीठा बना देता है कि आपको चीनी डालने की ज़रूरत ही नहीं Exactly. पड़ती। बच्चे बहुत इंसिस्ट करते हैं तो थोड़ा सा उसमें शहद डाल दें और दूध के साथ उसको मिक्स करके बच्चों को दे दें। ये बेहतरीन है। आप इसमें देखें कि कंजम्पशन जो है वो हर चीज़ की एक साथ आ रही है, कार्ब्स भी हैं, प्रोटीन भी आ रहा है, और आपने सारे जो चीज़ें हैं, नट्स और हर चीज़ भरपूर एक नरिशमेंट जो है वो आपने दे दी है, अपने बच्चों को खुद भी ले ली है। अब देखें ना, ये अगर आप इतना सा एक बोल डेली अपने बच्चों को सुबह स्कूल भेजने से पहले खिला दें, कैल्शियम भी चला गया, फाइबर भी चला गया, केला भी खा लिया, नट्स भी खा लिए, 2 अंजीरें भी खा ली, कम से कम आप लंच टाइम तक बिल्कुल टेंशन फ्री हैं कि बच्चे ने कुछ खा लिया। पता है हर रोज सुबह बच्चों से अंडे, मैं पता है क्या करती हूँ, एक दिन ये दे दिया, फिर एक दिन फ्राई अंडा पराठा दे दिया, एक दिन ऑमलेट टोस्ट दे दिया, फिर उसके बाद हमने एक दिन दलिया दे दिया। 2 से 3 दफा हफ्ते में वैरायटी हो जाती है, बच्चे एंजॉय भी करते हैं, बच्चे तंग हो जाते हैं ना। मैं तो पता है एक दफा मैंने लंच बॉक्स में भी ना इस तरह चम्मच के साथ डाल के भेज दिया, बिल्कुल खाली आया। हर वक्त जो नगेट्स बच्चों को खिलाते रहते हैं, उसका कुछ नहीं बनता बच्चों का, वो उसी तरह आ जाते हैं। और मेरी तो एक दोस्त की बेटी जो है कहे कि यार ये स्कूल में जाती है, आती है, इसको इतनी भूख लगी होती है, लंच बॉक्स खाली होता है, पता चला कि वो अपना लंच फ्रेंड्स को खिला के आ जाती है। ओह माय गॉड, कि डांट ना पड़े कि तुमने खाली कि तुमने छोड़ दिया। अच्छा, बच्चों को अगर आप उनकी पसंद की चीज़ें, अब ये आपकी प्रैक्टिस है, आपने बच्चों को किस तरह से चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराना है। अगर आप बच्चों को शुरू से ही चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे तो वो नहीं खाएंगे। छोटे बच्चे को किस तरह से आप इनकॉर्पोरेट करा सकते हो, आप खजूर को और इंजीर को भिगो कर रख दें थोड़ी देर, उसके बाद ब्लेंडर में डालें, थोड़ा सा दूध डालें, नट्स डालें, बिल्कुल आप इसके 2 से 3 चम्मच में वो सारा बना लें। होगा डेंस, लेकिन आपके बच्चे को प्रॉपर एक जो बूस्ट है ना एनर्जी का, वो मिल जाएगा। अगर आपके बच्चा वाकई वो थकावट का शिकार रहता है और वो हिलने जुलने में, खेलने में एक्टिव नहीं है, तो ये सबसे बड़ी आयरन की कमी है। एग्जैक्टली। तो आप उसको अगर ये 3 से 4 चम्मच शेक डेली बेसिस पे पिलाना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा भी नहीं है, 3 से 4 चम्मच है, आप उसको पिलाना शुरू कर देते हैं, आप उसकी बॉडी में वाकई एक्टिविटी देखेंगे और उसको इतना एक्टिव देखेंगे कि आपको मज़ा आएगा कि हाँ मेरा बच्चा जो है वो वाकई काम कर रहा है और वो इतना खेल कूद रहा है और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देखें जो मार्केट में आप लोग खजूर के शेक जाके लेते हैं, पता नहीं उसमें किस किस्म का दूध होता है, क्या होता है। यही चीज़ जैसे कि इन्होंने कहा, इसी किस्म का अगर बच्चे मिल्क शेक पी लेते हैं खुशी खुशी, दूध का ग्लास तो ज़्यादातर पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि सुबह पिला के भेजें। वो ये आपने कहा कि 2 अंजीरें सोक कर दी, उसमें उसी में ही आपने अच्छा एक बात बताएं, खजूर और जो वो होता है जो ड्राई किस्म का एक होता है जो मेवा जात में भी मिलता है, हाँ छुआरा, क्या वो भी खजूर है? छुआरा बेसिकली खजूर की एक टाइप है जिसको ड्राई करके फिर छुआरा बनाया जाता है, लेकिन मैं प्रेफर ये करती हूँ कि खजूर ही खाई। तो भाई आपने 2 खजूर सोक कर दी, आपने 2 अंजीर सोक कर दी, सुबह आपने केला डाला, ये डाला, दूध डाला, उसको अच्छी तरह ब्लेंड किया, अच्छा मीठा शेक बन जाएगा, कुछ भी चीनी डाले बगैर, और बगैर मेहनत के आपका ब्रेकफास्ट रेडी है। और बाय द वे खवातीन भी अक्सर हमारे में कैल्शियम की कमी होती है, तो खवातीन भी अगर सुबह जो है आधा ग्लास ये पी लें। बिल्कुल, आपने एक जग बनाया अपने, जिस तरह जूस के हम जग रखते हैं सर्दियों में, ऑरेंज जूस का ज़्यादातर लोग जो है वो सर्दियों में लगते हैं, तो ये तो एक बड़ी एक अच्छी चीज़ है। और आजकल हर बंदा बीमार हुआ है, ऐसे ही है, इम्यूनिटी ख़राब हुई हुई है, तो इम्यूनिटी बूस्टर बेस्ट यही है, आप लें। अच्छा, इसके साथ इंजीर का जूस भी आप बना सकते हो। वो कैसे? इंजीर को डिप करके रखें, उसके बाद जो है वो एक जग में पानी डालें और इंजीर डाल के उसके साथ उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दें। जब आप उसको ब्लेंड करेंगे तो वो खजूर जो है आप उसका इंजीर का आप समझे जूस बन जाएगा। उसको अगर तो स्टेन करके पीना चाहते हैं तो आप स्टेन भी इवन कर सकते हैं, क्योंकि हमने सब कुछ ब्लेंड किया है, हर चीज़ फाइबर एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इनसाइड। अगर आप उसको पी लेते हो तो आपकी इंटेस्टाइन्स, जैसे मैंने कहा है, क्लेंस होती हैं। जिन लोगों में कॉलन कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है, ये इंजीर का जो आप खाना है या शेक पीना है, ये आपको उससे भी बचाता है।
अच्छा, यहाँ पे ब्रेक की तरफ चलते हैं व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स ये भी जानना ज़रूरी है कि डायबिटिक लोग जो हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं या जिनको ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं, वो कितनी मकदार में ये चीज़ें ले भी सकते हैं कि नहीं। एक वक्त पे ये बात बड़ी पॉपुलर होती है कि अजवा खजूर का जो की गुठली होती है उसको पीस के उसका पाउडर ले लें, तो बहुत से लोगों ने अपनी डायबिटीज़ की मेडिसिन लेनी छोड़ दी। देखिए, जो टोटके या ट्रिप्स होती हैं वो आप ज़रूर उनको ट्राई करें, लेकिन अपनी मेडिसिन को आपने नहीं छोड़ना। जो डॉक्टर, अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो आपने लेनी है, अगर आपको कोई मेडिसिन दी हुई है आपकी कंट्रोल करने के लिए डायबिटीज़, वो आपने कंटिन्यू करनी है। तो ब्रेक के बाद अगर आप डायबिटिक हैं, हार्ट इशू है, ब्लड प्रेशर का इशू है, तो क्या कर सकते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या ये दोनों चीज़ें लगाने में भी यूज़ हो सकती है। हम हमेशा बात करते हैं खाने की और लगाने की, ये ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैनब गोंदल हमारे साथ हैं। हम बात करें अंजीर की और खजूर की, एंड मेन हम अब उस तरफ आना चाह रहे हैं जो बहुत से लोग अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज़ या शुगर इतनी कॉमन बीमारी है कि जब भी हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो हमें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का पूछना ही पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अगर 10 खजूर खा सकती हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि आई एम नॉट डायबिटिक, मैं प्री डायबिटिक कैटेगरी में आती हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक मामलात कंट्रोल में, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि टाइमली पता चल गया, क्योंकि मेरी फैमिली, मेरे मदर इज़ ऑल्सो डायबिटिक और मेरी फादर की साइड में भी डायबिटीज़ है। तो और शुगर का, डायबिटीज़ का तो टेस्ट हमेशा आपको करवाते रहना चाहिए, जो कि HbA1c होता है। 3 मंथ बाद आप वो टेस्ट करवा सकते हो, ताकि एटलीस्ट आपको आइडिया हो कि आप कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ जाना, डायबिटिक लोग खजूर कितने ले सकते हैं? इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन घूम रही है। अच्छा, डायबिटीज़ के जो लोग हैं, अब डिपेंड करता है, जैसे आपने बताया प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़ ऑन टैबलेट और डायबिटीज़ जो इंसुलिन लगाते हैं, तीनों कैटेगरीज डिफरेंट फॉल करती हैं। अब अगर आपने अपनी इंसुलिन की जो एक डोज़ है वो ज़्यादा लगाई है और आपकी शुगर लेवल्स जो हैं वो रात को या सुबह 3-4 बजे ड्रॉप करते हैं और यूजुअली करते हैं, तो आप उस टाइम पे 2 से 3 खजूरें भी खा सकते हैं। और उसके अलावा पूरे दिन में टोटल में आप 3 से 4 खजूरें पूरा दिन इस्तेमाल कर सकते हो। डायबिटीज़ पेशेंट्स की बात कर रही हूँ, इकट्ठे नहीं, लेकिन जैसे एक सुबह ले ली, एक दोपहर या 2 शाम में, इस तरह से आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। अगर आप वॉक करते हैं, मतलब बेकरी आइटम से 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है, बहुत बेहतर है उनसे। तो अगर आप वॉक करते हो और आपको वॉक से पहले आप अगर खजूर ले लेते हो तो आप 2 से 3 भी इकट्ठी खा सकते हो, इवन डायबिटिक पेशेंट्स भी, क्योंकि आपने वो सारा जो है अपनी वॉक में कंज्यूम कर दिया है, निकाल दिया है। अब अगर मैं आपको ये बताऊं मज़े की चीज़, खजूर भी और इंजीर भी आपकी किडनी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, गुर्दों के लिए, गुर्दों के लिए। ओके। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं कि आजकल कॉमन होता जा रहा है कि डायलिसिस हो रहे हैं, पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। अगर आप टाइमली अपने किडनीज़ को प्रिवेंट करना शुरू कर दो, एक तो पानी प्रॉपर पियो, जितना रिक्वायर्ड है 10 से 12 ग्लास, इससे ऊपर भी ना जाए और इससे नीचे भी ना जाए। अगर आप इतना अपने आप को पानी से के साथ अपडेटेड रखते हो तो आपके गुर्दे वैसे ही हेल्दी रहते हैं। उसके साथ अगर आप खजूर डेली बेसिस पे खाते हो तो आपको किडनी प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं होंगे। ब्रेन हेल्थ की अगर मैं बात करूं, आपको जैसे लगता है कि आपको एंटी डिप्रेसेंट्स की ज़रूरत है या आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आप परेशान रहते हो, तो खजूर से बेहतर एंटी डिप्रेसेंट दुनिया में कोई नहीं हो सकता। खजूर अगर आप खाते हो तो आप अपनी ब्रेन की डेवलपमेंट भी कर रहे हो, और अगर आप बच्चों को देते हो तो बच्चों को एक सर्टन एज से अगर आप खजूर की आदत डालते हैं तो उनके जो एंगर इश्यूज़ आते हैं आप उसको बहुत हद तक सिर्फ खजूर से ही कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चे मीठा बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। हम जब उन्हें ज़्यादा मीठा देते हैं, शुगर क्रेविंग्स में उनको चीनी या बेकरी आइटम्स देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी साइड पे उनको खजूर देते हो तो वो बहुत हद तक अपने जो समझ ले एंगर इश्यूज़ हैं, अपनी ब्रेन की डेवलपमेंट है, उसको बेहतर कर सकते हैं सिर्फ एक खजूर खाने से ही। अच्छा, लगाने में दोनों लगाई जा सकती हैं, खजूर भी लगा सकते हैं और इंजीर भी लगा सकते हैं। इंजीर का तो मैंने सुना स्क्रब बड़ा अच्छा बनता है। एग्जैक्टली। अब अगर हम उसमें बात करें तो हम देखते हैं उसमें छोटे छोटे दाने होते हैं। अब उन दानों को अगर हम अपनी फेस पे स्क्रब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो सारी डेड स्किन्स जो हैं वो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल स्क्रबिंग की तरफ तो हम जाते हैं और वो बहुत इजी है। चलें, अगर आपको नेचुरल कोई मिल रहा है प्रोडक्ट तो आप उसको ज़रूर इस्तेमाल करें।
लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते और घर पे हेल्दी चीज़ों के साथ स्क्रब करना चाहते हैं तो इंजीर से बेहतर स्क्रब कोई हो ही नहीं सकता। सिंपल करें क्या, आप उसको पानी में भिगो दें एक रात पहले। हाँ बिल्कुल, उसका ऊपर वाला जो छिलका है उसको रिमूव कर लें, उसके जो छोटे छोटे दाने हैं उनको निकाल लें और उसके अंदर जो है थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर लें और उसको एज स्क्रब। अगर आपके फेस को कॉफ़ी सूट करती है तो कॉफ़ी और इंजीर का जो कॉम्बिनेशन बनेगा आपकी स्किन के लिए वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अब ये ना देखिए, अब अगर क्रीमी टेक्सचर आपको पसंद है, कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें स्क्रब ऐसा चाहिए जो थोड़ा सा हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी करे, तो आप उसके अंदर कोई भी कैरियर ऑयल डाल सकते हैं। आपको ऑलिव ऑयल सूट करता है, कोकोनट ऑयल सूट करता है, आपको आर्गन ऑयल सूट करता है, जो भी आपको सूट करता है। या आप दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि थोड़ी सी उसके अंदर आप क्रीम भी डाल सकते हैं, बिल्कुल, या दही डाल लें। दही में तो वैसे ही लैक्टिक एसिड होता है, तो आप अगर दूध में सोक करते हैं फॉर एग्जांपल अपनी अंजीर को रात को, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपने उसका ऊपर का छिलका उतारा, उसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लिया। उसके बाद जैसे कि आपने कहा उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ डाल ली, आप उसमें मुल्तानी मिट्टी भी डाल सकते हैं, बिल्कुल बेसन डाल सकते हैं, बेसन मुल्तानी मिट्टी डाल सकते हैं। सो वो एक्चुअली जो उसमें छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं ना, वो जब आप ऐसे ऐसे करते हैं ना तो आपकी डेड स्किन आराम से, मैं यही कहने लगी थी कि ये भी बता दें कि जेंटल हाथ रखने हैं, क्योंकि जब हम शुगर वाला बनाते हैं ना स्क्रब अंजीर का, तो वो हाथों की स्क्रबिंग के लिए, एल्बोज की स्क्रबिंग, नीज के लिए, हाथ पाँव के लिए अच्छा है, बट थोड़ा सा वो सख्त हो जाता है। हाँ। और अगर आप नहीं कंट्रोल कर पाते कि कितनी जोर प्रेशर आप अपने चेहरे पे दे रहे हैं, तो फिर आप उसको बॉडी के लिए यूज एग्जैक्टली अवॉइड करें फिर शुगर को डालना। खजूर को जो है, अच्छा खजूर जो है ना, उसको हमने किसी भी अपना जो आप पहले से पेस्ट बनाते हो, या जैसे हम उपटन्स कहते हैं, मास्क बनाते या मास्क बनाते हैं, आप उसके अंदर आधी खजूर को ब्लेंड करके डाल लें, इससे ज़्यादा ना डालें, क्योंकि वो थोड़ी स्टिकी होती है तो आपके फेस पे जो है वो एक। अब खजूर का एक मज़ेदार चीज़ ये है कि जिन लोगों को स्किन पे ग्लो चाहिए होता है ना, और जिन लोगों की हम बात करते हैं कि पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा आ रही होती है, उससे आप खजूर खाने से भी और लगाने से भी दोनों से ख़त्म कर सकते हो। और स्किन को बेहतर, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि वाइट स्पॉट्स फेस पे बनना शुरू हो जाते हैं, इवन आप उसको भी खजूर खाने से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे आपके जो होते हैं, जैसे लिवर के डिसफंक्शंस आ रहे होते हैं, वो आपके फेस पे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अब उसमें किडनी, और हमने जैसे बात की ब्रेन फंक्शन की, तो हेल्प हो ही रही है, तो लिवर के लिए भी वो इतना अच्छा होता है कि अगर आप उसको कंज्यूम करते हो। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने ये देखा है इवन, जो कि गलत प्रैक्टिस है मैं कहूँगी, वेट लॉस करना है ना, वो रोज़े रखना शुरू कर देते हैं, 8-10 खजूरें खाई, एक दूध का ग्लास पिया, रोज़ा रख लिया, शाम में इफ्तारी की, 8 से 10 खजूरें खाई, दूध का ग्लास पी लिया, दैट्स इट। ये उनकी टोटल डेट एंड मिल्क डाइट भी जो है, बिल्कुल जिस तरह बनाना एंड मिल्क डाइट हो, तो ये तो देखें आपने हर चीज़ ही अपनी डाइट से कट डाउन कर दी। हाँ बिल्कुल कहते हैं कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, लेकिन उस ग़िज़ा के साथ आपको और बहुत सारी चीज़ें, और हर बंदे को दूध नहीं भी सूट करता। अगर आपको लैक्टोज से थोड़ी एलर्जी भी है, तो अब्जॉर्प्शन तो आपकी बॉडी में फिर भी नहीं हो रही, पेट खराब हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही, तो आप अगर खाई जा रहे हो और रोज़ा भी रख रहे हो, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा आपको जो है ना वो सफोकेशन हो जाएगी। अल्टीमेटली बात यह है कि व्यूअर्स, जैसे कि आज अगर हम खजूर की और अंजीर की बात करें, तो उसका ये मतलब नहीं है कि जिंदगी में सिर्फ खजूर ही और अंजीर ही होनी चाहिए। बैलेंस डाइट, एग्जैक्टली हम कह रहे हैं कि जो आपकी नॉर्मल खुराक है उसके अंदर आप खजूर और अंजीर को भी इनकॉर्पोरेट करें। और ख़वातीन और मर्द हजरात, और स्पेशली जो लोग घर से बाहर बहुत काम करते हैं, जिनको बाहर जाते हैं तो घबराहट होनी शुरू हो जाती है, एकदम से भूख लगनी शुरू हो जाती है, जो हाइपोग्लाइसीमिक लोग भी हैं, आपके लिए तो बेहतरीन ऑप्शन है कि एक पाउच के अंदर, छोटे से के अंदर आपने थोड़ी किशमिश, अंजीर और खजूर डाल लिए, और वो आपने जिपलॉक या छोटे बैग के अंदर अपने पर्स में या अपने ब्रीफ केस में या व्हाटएवर। मैंने अपने हस्बैंड का एक छोटा सा नट्स का पाउच बनाया हुआ है, छोटा सा एक खजूरों का बनाया हुआ है, बड़ा हेल्पफुल होता है। कुछ और आपको स्नैक्स और किसी चीज़ की ज़रूरत यार ही होता पता है क्या है ज़ैनब, आप बैठे हुए होते जिस तरह हम गप लगा रहे हैं, एकदम से भूख लगी, बिल्कुल, अब जो नजर आया वो खा लेना है हमने, ऐसे ही है। पराठे लोग खा लेते हैं, एक और पूरी मील खा लेते हैं स्नैक के तौर पे, सैंडविचेस, बर्गर्स, ये एक्चुअली फुल मील्स होती हैं, ये स्नैक्स नहीं होते हैं। दैट्स ट्रू, हम उसको अगर समझें तो। अच्छा, मेरे पास एक पेशेंट है आजकल, उसने ना कुछ अपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए हैं, लेकिन उसको अपना वज़न कम करना है। अब वो वज़न कम करने के लिए, क्योंकि उसको जॉब तभी मिलेगी अगर वो अपने वो फिटनेस में आ जाती है, तो अब वो इतनी वो हुई हुई है ना हाइपर एक्टिव, कि उसने कम से कम 40 किलो कम करना है, ठीक है। अब 40 किलो कम करने के लिए उसके पास सिर्फ 2.5 महीने हैं। अब वो मुझे कहती, पता है क्या, तो अनरियलिस्टिक बात है वैसे। अब आप 2.5, लेकिन ना ये बात बेसिकली बात करें कि आपने 20 किलो एक महीने का कम करना है, तो एक नॉर्मल
हेल्दी तरीका, चले अगर आप ओवरवेट साइड पे हैं या ओबीस की साइड पे हैं तो आपका चलो 6 किलो भी महीने का कम हो सकता है, बिल्कुल, कि मतलब 1.5-2 किलो आपके हफ्ते के कम हो रहे हैं। इससे ज़्यादा तो ना करें। मतलब अगर 8 किलो की भी हम बात करते हैं, भाई 2 किलो आपने हफ्ते के भी कम किए तो 8 किलो बनते हैं, तो वो अब आपको 5 महीने 6 महीने तो लगेंगे। बिल्कुल। तो वो इतनी जो है हुई हुई है इस टाइम पे हाइपर एक्टिव कि वो तो मुझे कह रही है कि मैं जूस डाइट पे आ जाती हूँ। खैर बड़ा उसको समझाने के बाद जो है हमने उसको कन्विंस इस चीज़ पे किया है कि तुम अगर 20 kgs भी कर लेती हो ना इन 2.5 महीनों में तो जॉब तुम्हें फिर भी मिल जाएगी। लेकिन उसको वो चीज़ ऑफ कोर्स, अब देखें हर बंदे के गोल्स जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। जैसे हम बात करते हैं, जैसे ही डेट फिक्स होती है ना शादी की, हर बंदा डाइटिंग करने लग जाता है। भाई शादी होनी है, ये आपको 3-4 साल से पता ही था कि होनी है, मेरी कभी ना कभी तो होनी और है। दूसरी बात, भाई शादी होनी है तो उससे पहले आपकी न्यूट्रिशन, आपकी खुराक, आपकी चीजें अच्छी होनी चाहिए कि आपका बिल्कुल मरने वाला लागर हाल हो कि अगले घर जाके भी आप मतलब। एक पेशेंट आती थी मेरे पास, शादी से पहले ही आती थी, वो वेट लॉस कर रही थी, बड़ी हेल्दी हमारी वेट लॉस जर्नी चल रही थी, उसने तकरीबन 25 किलो कम कर लिया हुआ था, शी वॉज वेरी हेल्दी। तो उसने जो है क्या किया, एकदम से उसने आना बंद कर दिया, बिल्कुल कांटेक्ट से गायब हो गई। मैंने 1-2 बार उसको कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। पता क्या चला कि उसकी शादी थी और शादी के 3 महीनों बाद वो आई मेरे पास और आके मुझे कहती है कि मुझे बचा लें, मुझे बचा लें। उसके वर्ड्स ये थे। मैंने कहा क्या किया है तुमने ऐसा कि तुम्हें बचा लूँ? आपने बड़ा अच्छा वेट लॉस करा रही थी लेकिन मुझे था कि मेरी शादी है तो आप तो इससे ज़्यादा मुझे वेट कम करने नहीं देंगी। तो मैं बिल्कुल गायब हो गई, मैं जूस डाइट, एग डाइट और इन चीज़ों पे चली गई और अपनी शादी वाले दिन वो लिटरली फेंट हो गई, वहाँ बेहोश हो गई, बेहोश हो गई। ये हर दूसरे घर की कहानी है आजकल। और शादियां होती हैं और मतलब बच्चियां जो हैं वो गिरने वाली, पड़ने वाली। अक्सर आप सुनेंगे कि बच्ची जो है वो बीमार हो गई है, वो अपनी अम्मी के घर आई हुई है, वो 2-3 हफ्ते से उसकी तबीयत खराब है। मतलब अब शादी के बाद भी आप एक इतना बड़ा नया एडवेंचर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपकी शादी, और आप में हिम्मत ही नहीं है उस एडवेंचर में पार्टिसिपेट करने, हेल्थ ही नहीं है। सो वही वाली बात ना अल्टीमेटली घूम के आ जाती है व्यूअर्स के हम लोग भी एज पेरेंट्स। अच्छा, मैं देखती हूँ कि वो माएँ जो अपनी बच्चियों का इतना खुराक का ख्याल रखती थी जब उनके घर में थी, शादी से पहले बेटों को भी कहती है भी तुम तो अपना मुंह तो बंद करो ना, बस करो खाना। अच्छा, इतने एक्सट्रीम्स में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप उसको पहले से प्लान कर लो। अब जैसे हाँ जी, ये चीज़ें हैं, खजूर है, इंजीर है, किसको नहीं पता कि हमने ये नहीं या खानी है या किस तरह से खानी है, लेकिन हम नहीं खाते, हम बच्चों को नहीं देते। अब जिस लड़कियों ने फॉर एग्जांपल शादी के लिए आप तैयारी कर रहे हो, क्या आपको ग्लोइंग स्किन नहीं चाहिए? अगर आप डेली बेसिस पे खजूर को अपनी स्किन पे ऐड करते हो खाने में, तो खाने से ही आप अपनी स्किन की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेते हो। आपको बहुत सारे फेशियल्स और इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या ही अच्छा हो कि आप अपनी इंटरनल हेल्थ को और एक्सटर्नल हेल्थ को दोनों को बेहतर करें। एक्चुअली ये सारी चीज़ें छुट्टी तब हैं जब एटकिंस डाइट, साउथ बीच डाइट, कीटो डाइट, ये सारी डाइट्स जब आई हैं ना इक्वेशन के अंदर, तब ये सारी चीज़ें लोगों ने खानी छोड़ी हैं। आप देखें ऐसे उससे पहले तो सब चीज़ें कंज्यूम की जाती थी। आपको याद है तो मतलब छोटे होते थे तो जाते थे किसी के घर, सर्दियों में स्पेशली, तो ड्राई फ्रूट में अंजीर भी पड़ी होती थी। अक्सर लोगों के घर में हर वक्त बोल में खजूर पड़े हुए होते थे। अब तो वो वाला ज़माना आ गया है कि भाई आप किसी के घर जाओ तो वो आपको पानी भी ऑफर करने से पहले पूछते हैं कि आप आजकल पानी पी रहे हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं होता ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। काली कॉफ़ियों पे लोग जिंदा है। अच्छा, काली कॉफ़ी जो है ना, आई नो तुम बहुत बड़ी फैन हो काली कॉफ़ी की। नहीं, लेकिन उसका नुकसान जो है वो भी बताती हूँ। नुकसान उसका ये है कि अगर आप 1 से 2 कप पी रहे हो ना तो परफेक्ट है, लेकिन अगर आप पूरे दिन में, मैंने परसों मेरे पास एक पेशेंट आई है और उसने मुझे बताया कि वो दिन के 10 काली कॉफ़ी के कप्स पी रही है, मैदा उड़ जाएगा, स्किन बर्बाद हो जाएगी, आपकी इनसाइड्स उड़ जाएंगी, आपकी ये जो स्किन की लेयर है ना निचली, ये आप खुद तबाह कर लेते हो। और फिर कहते हैं कि हम एजिंग क्यों हो रही है, स्किन क्यों खराब हो रही है, मेरी वेन्स क्यों नजर आ रही हैं फेस की, मैं मेकअप जैसे रिमूव करती हूँ तो। अच्छा, एक और चीज़ जो हो रही है, हमारी टेम्परामेंट्स और हमारे मिजाज भी इसलिए ख़राब हो रहे हैं क्योंकि हमने अपनी खुराक ऑलमोस्ट ज़ीरो कर ली है, लिमिट इतनी ज़्यादा कर दी है हमने। यार उस दिन मेरी दोस्त मुझे कहती है कि यार जे अब इस स्टेज पे तो मतलब उस तरह से तो नहीं खाया जा सकता ना जिस तरह हम 15 साल पहले खाते थे। मैंने कहा मतलब
कहती है यार, मैंने कहा 15 साल पहले तो हम लोग डाइटिंग का कर करके अपने आप को मार रहे थे। बिल्कुल। मैंने कहा अब इस स्टेज पे जहाँ पे हमने बच्चे पैदा किए हैं, हम इस स्टेज पे हैं जहाँ पे हमारी बॉडीज को खाने की जरूरत सपोर्ट की जरूरत है, भूखे मारे। बचपन में याद है बच्चा होता था किसी के घर पंजीरियां, देसी घी, ये सारी चीजें दी जाती थी। बिल्कुल। अब तो बच्चा अभी पैदा नहीं होता तो लड़की प्रेगनेंसी में डाइटिंग शुरू कर देती है। इतने पेशेंट्स हैं मेरे पास ना जो ये चीज़ लेकर आते हैं कि जी मैं इतने मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ लेकिन मुझे डाइट प्लान दे दे, मैंने वेट लॉस करना। तो मैं तो जो है ना वो सॉरी जी, मैं तो नहीं एटलीस्ट करती, आप किसी और से करवा सकती हैं तो करवा लें। अच्छा, अंजीर और खजूर से रिलेटेड एंड में हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम दोगे? ज़रूर खाएं और प्लीज़ ज़रूर खाएं। किस तरह से खा रहे हैं, किस तरह अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, ऑफ कोर्स वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अपने बच्चों में, अपने जो है वो अपने बहन भाइयों में इस चीज़ को कॉमन करें। मैं सिंपल एक चीज़ कहती हूँ, किसी के घर जा रहे हैं ना, आपने स्वीट्स लेके जानी है, बेकरी आइटम्स लेके जाने हैं, 1 किलो खजूर ले जाएं, इंजीर ले जाएं, 2 किलो ले जाएं, 1 किलो अगर आपको कम लग रही है उसको फैंसी पैकिंग करवा लें। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कुछ ऐसा दें जो वो भी इंजॉय करें खा के और आपको भी अच्छा लगे खाने में। थैंक यू सो मच ज़ैनब, गॉड ब्लेस यू। व्यूअर्स, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने की मुनासबत से अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ये भी है मेरे हाल पे एहसान मोहम्मद, ये भी है मेरे हाल पे एहसान मोहम्मद। हासिल है मुझे दौलत इरफान मोहम्मद, हासिल है मुझे दौलत इरफान मोहम्मद। वहशी थे कभी आज जो इंसान बने हैं, इंसान के है हाल पे एहसान मोहम्मद, इंसान के है हाल पे एहसान मोहम्मद। तारीख के सफ़हात में मिलता नहीं सानी, अल्लाह रे ये मर्तबा ओ शान मोहम्मद, अल्लाह रे ये मर्तबा ओ शान मोहम्मद। उस जात की तौसीफ कहाँ मुझसे है मुमकिन, कुरान में है अल्लाह सना खान मोहम्मद, कुरान में है अल्लाह सना खान मोहम्मद। सैयद पे भी हो चश्मे करम आपकी
मौला। सैयद पे भी गो चश्मे करम आपकी मौला। ये नात मेरी काश हो शायान मोहम्मद। ये भी है मेरे हाल पे एहसान मोहम्मद। हासिल है मुझे दौलत इरफान मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी ने। अस्सलाम वालेकुम सरवर। वालेकुम सलाम। सरवर, बहुत ही खूबसूरत कलाम। बहुत शुक्रिया। आपके साथ हमें ज्वाइन किया आज कलाम पेश करने के लिए अहमद अली दानिश ने। आप भी बहुत ही बेहतरीन सनाख्वां हैं, पीटीवी की फैमिली का हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। और दो बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हमारे साथ हैं, हमारे प्यारे भाई हमारे साथ मौलाना इमरान बशीर हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरसे बाद मुलाकात हुई, लेकिन बहुत अच्छा लगा फिर से मिलकर। और आज इस बहुत ही खूबसूरत मौके पे गुफ्तगू करने के लिए दूसरी पर्सनालिटी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, पीटीवी की फैमिली का बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जब भी हम बात करें कंटेंट क्रिएशन की तो इनका नाम सफ़े अव्वल पे आता है। इस्लामिक स्कॉलर हैं, होस्ट हैं, राइटर हैं। डॉक्टर अली वक़ार कादरी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जो है वो आपने ही सिलेक्ट किया, तो मैं चाहूँगी कि आप ही हमें आज के टॉपिक के बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया। और हम पीटीवी की पूरी टीम को ये एहसास जाता है कि इन दिनों में हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, जो आपकी अमली और प्रैक्टिकल लाइफ है, उसके मुख्तलिफ़ गोशों को सेगमेंटाइज़ करके हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। असल में प्रॉब्लम पता है क्या है अली भाई, हम लोग ना बस 12 रबीउल अव्वल के दिन खुशी मनाते हैं, एक ईद का समा होता है, एक एक्साइटमेंट होती है और वो दिन एक सेलिब्रेशन में ही गुजर जाता है। लेकिन एक्चुअली जो चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, जिनको हमें अपनी ज़िंदगी में अब्जॉर्ब करना चाहिए, जो आज कल के ज़माने की ज़रूरत है, वो बात रह जाती है। जी बिल्कुल, इसीलिए ये चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं। आज हम बात करेंगे हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफ़र ताइफ़ का। और ताइफ़ में जो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 हिजरी में तशरीफ़ ले गए थे, 10 नबवी में, नबूवत ऐलान नबूवत को 10 साल हो चुके थे। आपकी उम्र मुबारक तकरीबन 50 साल थी कम व बेश। और आप एक ताइफ़ की एक इलाका था, वादी थी, वहाँ पर तशरीफ़ ले गए। ये सिलसिला यूँ हुआ कि मक्का में मुसलसल नाकामी, मुसलसल मुखालिफत, और जो लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत बिलाल, जिनमें से जो लोग तो स्ट्रॉन्ग थे फाइनेंशियली, वो तो चले अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन जो बेचारे ग़ुलाम थे, गरीब लोग थे, हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको पत्थरों पे और गर्म रेत पे लिटा के इस गर्मियों में उनके सीने पर वो रख दिया जाता था पत्थर। और उनका मालिक कहता था कि इनकार कर मोहम्मद रसूलुल्लाह का, और वो कहते थे आहद आहद। यानी बिलाल, हज़रत बिलाल में 2 आगें जल रही थी, एक उनके जिस्म से नीचे थी जो रेत की आग थी, और एक उनके जिस्म के अंदर थी जो ईमान की आग थी। सुभान तो अंदर की आग बाहर की आग पर हावी आ गई और वो आहद आहद ही कहते रह गए। और वर्का बिन नौफल उन दिनों में हयात थे। वो जब वहाँ से गुजरे तो उन्होंने कहा, बिलाल, जितनी तुझ पर ये तकलीफ़ें ढा रही हैं, अगर तू कायम रहा और इसी हालत सब्र में तेरी वफ़ात हो गई तो बाद की नस्लें तेरे वसीले से बारिश और रिस्क मांगा करेंगी, तो ये अल्लाह के यहाँ वो मुकाम मिलेगा। और हज़रत बिलाल को वो मिला। हजूर फरमाते हैं, जब मैं मेराज में गया तो मैंने अपने आगे एक आहट सुनी, तो वो आहट बिलाल के कदमों की थी। सुभान तो अल्लाह। बिलाल पहले तो नहीं गए ना, लेकिन जब सरदार आता है तो खादिम उसके वो घोड़े की या ऊँटनी की वो पकड़ के महार जो आगे चलते हैं, तो ज़ाहिरन तो 4 कदम आगे ही होते हैं।
तो हज़रत बिलाल का ये वो मसाइब का माहौल था। तो हुज़ूर इस्लाम अटैम्प्ट्स कर रहे थे, ये बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है, अटैम्प्ट्स कर रहे थे, इधर नहीं हुई, शायद उधर कोई दीन इस्लाम का हामी बन जाए, उधर आप ताइफ तशरीफ़ ले गए, लेकिन ताइफ में भी वही हाल हुआ, सख्त नाकामी हुई। उन्होंने बड़ी बुरी तरीके से हुज़ूर इस्लाम को डील किया। 3 भाई वहाँ पर बैठे हुए थे, उसमें तारीख़ में मुख्तलिफ़ नाम है, एक का नाम हबीब है, अब्दी अलैल है, और एक का नाम मसूद आता है। तो उन्होंने नहायत गुस्ताखाना अंदाज में हजूर को डील किया। जब हजूर वहाँ से निकले तो पता है क्या, हजूर का कल्ब बोझल था और फरमाते हैं बारी ताला तुमने किन बेकदरों के हाथों में मुझे डाल दिया है, यानी ये मेरी कदर ही नहीं जानते, ये बेकदरों के हाथों में मुझे बारी ताला तूने डाल दिया है। उसके बाद हजूर ने एक दुआ की जो पूरी ज़िंदगी पूरे इस्लाम का खुलासा है। हजूर ने फरमाया बारी ताला अगर ये सब कुछ तेरे गज़ब की वजह से नहीं, तू नाराज़ नहीं है, तू राज़ी है और ये आजमाइश है, तो फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे फ़र्क तब पड़ता है कि तेरी नाराज़गी हो जाए मेरे साथ, ये नाराज़गी का नतीजा ना हो। अगर तू राज़ी है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए ये वो मामलात थे, ये वो सब कुछ था जो रसूलुल्लाह ने बेयर करके यानी हम तक ये दीन मुंतकिल किया। अब डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं रुकना चाहूँगी। इमरान भाई, आप भी पहले के हालात के बारे में अगर कोई बात करना चाहते हैं, क्योंकि फिर हम आगे चलें। हाँ जी, और ऑफ कोर्स सर्वर भाई, यू आर सच अ ब्रिलियंट होस्ट योरसेल्फ एंड अ स्कॉलर इन योर ओन राइट, तो आप भी प्लीज़ ऐड कीजिएगा इस गुफ्तगू में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद फरमाया करते थे लक़द ऊज़ीतु फ़िल्लाह वमा लम यूज़ा बिही अहद, जितना अल्लाह के लिए मुझे सताया गया इतना किसी को नहीं सताया गया। शैब अबी तालिब के अंदर जो मुसीबतें, जो सौबतें, जो मुशक्क़तें गुज़री वो हर एक के सामने हैं। उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर इतना बड़ा पहाड़ ये टूटा और परेशानी ये आई कि उधर से जो बाहर का रब ने सहारा बनाया था जनाब ख्वाजा अबू तालिब, वो रब ने अपने पास बुला लिए, और घर का जो सहारा था अम्मा खदीजा, वो भी रब ने अपने पास बुला लिए। और ये सारे मसाइब मुशक्क़तों को झीलते हुए और यहाँ के लोग भी बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत फरमाकर ताइफ तशरीफ़ ले जाते हैं। और जैसे क़िबला अल्लामा अली वक़ार क़ादी साहब ने फरमाया कि वहाँ जाके सरदारान ताइफ को दावत देते हैं, तो दावत कबूल करने की बजाय उल्टा उनका मजाक उड़ाया जा रहा है और उस लहजे से पेश आ रहे हैं कि जिस लहजे का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और इस पर भी इक्तफ़ा नहीं किया गया, बल्कि ओबाश बच्चों को, लड़कों को उनके पीछे लगाकर इतना मारा गया, इतने पत्थर मारे गए कि रिवायात में यहाँ तक आता है कि बकत अलैहिस्समा वल अर्ज़, कि सातों आसमान सातों ज़मीन से भी ना रह सके, वो भी रोने पे मजबूर हो गए। हत्ता कि अम्मा आयशा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ओहद में जिसमें आपके दंदाने मुबारक शहीद हुए और आप बेहोश हो गए थे और आपके ऊपर वो मसाइब आए, वो मुसीबतें आई, क्या उससे भी बढ़कर कभी को दिन गुजरा है? तो आपने फरमाया हाँ, ताइफ का दिन उससे भी बढ़कर मुशक्क़त वाला दिन था कि जिसमें सातों ज़मीन भी रो रहे हैं, सातों आसमान भी रो रहे हैं। और आप अंदाज़ा करें कि उतबा और शायबा जो बदर के मौके पर जिनके हाथ में झंडा है, वो किस लेवल के दुश्मन होंगे, क्या उनका अंदर दुश्मनी और अनाद का मुकाम होगा। आप ज़रा उसको तसव्वुर करें कि उनके अंदर कितना गुस्सा और दुश्मनी। उसके बावजूद तहर्रक लहुमा रहमुहुमा, उन जानी दुश्मनों को भी रहम आ गया कि इतना भी जुल्म ज़्यादती हो सकती है। और अपने ग़ुलाम के हाथ फल को पेश किया गया जब, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस हालत में भी अल्लाह के नाम को याद करते हुए, जो ग़ुलाम आ रहा है उसको इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, अदास नामी वो ग़ुलाम थे, उनसे तारुफ़ इस अंदाज़ में हो रहा है कि जब आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी तो कहने लगे ये तो हमारे नबी पढ़ा करते थे। कहा आप कहाँ के हो? कहा जी मैं नैनवा का हूँ। तो कहा वहाँ तो मेरे भाई गुज़रे हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो कहा आप उनको कैसे जानते हैं? कि वो भी अल्लाह के नबी, मैं भी अल्लाह का नबी, तो उस निस्बत से हम भाई हुए। तो उन्हीं उसी वक़्त जो अल्लाह ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो तोहफ़ा दिया और आपके ज़ख्मों का जो मरहम बना, वो अद्दास नामी जो ग़ुलाम थे, उसी वक़्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी में आ गए और आपके हाथों को कभी चूम रहे हैं, कभी पाँव को चूम रहे हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और आपकी ग़ुलामी के अंदर वो आते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद रब की बारगाह में दुआ क्या करते हैं? अल्लाहुम्मा अश्कु इलैका ज़अफ़ क़ुव्वती व क़िल्लतहीलती व हवानी अलन नास। अल्लाह मैं अपनी बेबसी और कमज़ोरी की शिकायत करता हूँ,
लोगों को फिर भी बुरा भला नहीं कहा, अपनी बेबसी मैं इनको नहीं समझा सका। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि आज हम अपने बच्चों को या अपने मुतल्लिक़ीन को या किसी भी दोस्त को समझाते हैं और वो उसको समझ नहीं आती तो हम मायूस ना हो जाएं और उसको छोड़ ना दें, बल्कि दुआओं में लगे रहें। अल्लाह उस दुआ के सदक़े से कभी ना कभी वो वक्त लाएगा। अब अंदाज़ा करें इस वक्त हमें यहाँ पे बर्दाश्त, पेशेंस और साथ में ग्रेटफुलनेस का एक पैगाम मिलता है। जी जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र अदा करना हर सिचुएशन में। और देखें व्यूअर्स, नाकामी के बाद ही कामयाबी आती है। ऐसे ही जिन लोगों को ऐसे ही कामयाबी मिल जाती है उनको शायद उसकी कदर नहीं होती। इसीलिए आपको भी पता है और मुझे भी पता है व्यूअर्स, नबियों को किसी भी आजमाइश से गुजारने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर उनके बंदों के अंदर मोटिवेशन पैदा करनी थी तो इंस्पिरेशन जो है उनको भी उन मरहलों से गुजारा गया ताकि हम भी अंडरस्टैंड करें। सरवर भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे इस गुफ्तगू में? इसमें बहुत अच्छे तरीके से हमारे स्कॉलर्स ने इस वाक़े के अंदर जो बुनियादी बातें थी उनका ज़िक्र किया है, लेकिन सीरत के सारे वाक़यात को जानना और उसकी सेहत के मुताबिक उसको समझना, ये इसकी इम्पोर्टेंस भी अपनी जगह पे बहुत अहम है। लेकिन असल में हमें ये सीखना होता है कि सीरत के जिन पहलुओं पे हम बात कर रहे हैं, जिन मौज़ूआत का हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें हमारे सीखने के लिए क्या है, असल जो काम करने का है वो दरअसल ये है। तो इसमें सबसे बुनियादी चीज़ जो हमें नज़र आती है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो ताइफ़ का सफ़र है, इसमें हमें ये सबक मिलता है पहला कि हमें किसी भी तरह किसी भी मरहले पर हक़ के रास्ते पर चलना कोई आसान काम नहीं है, मुश्किलात का सफ़र है। ये मसनद नशीनी का और आराम पसंदी का, सहल पसंदी का सफ़र नहीं है, बल्कि हक़ के रास्ते पर चलना मुश्किल का काम है। दूसरी बात यह है कि हम बहुत जल्दी आउट ऑफ पेशेंस हो जाते हैं, सब्र का दामन हाथ से छोड़ देते हैं, मायूस हो जाते हैं। लोगों की तरबियत के लिए अगर हमें कोई मौका मिलता है, समझाते हैं, नहीं समझ रहे हैं तो हम पीछे हट जाते हैं। तो ये मक्का मुकरमा की जो 10 साल की ऐलान नबूवत के बाद की ज़िंदगी है, उससे आप मायूस नहीं हुए, बल्कि आपने उस सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाया है, ताइफ़ की तरफ बढ़े हैं। तो ये जो पेशेंस है और इन मुश्किलात का सामना करना है और इस्तिकामत इसके अंदर हमें नज़र आती है कि आप जब आपको मंजिल का और हक़ के रास्ते की आगाही हो और उसके ऊपर आप चल रहे हैं, तो फिर ये मुश्किलात और ये सारी चीज़ें, इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। और दूसरी ये है कि अपने सफ़र को जारी भी रखना चाहिए, रोकना आप देखिए ना, 2 PhD स्कॉलर हमारे साथ बैठे हुए हैं इस वक्त, माशाल्लाह, अली भाई भी और सरवर भाई भी। पेशेंस, तालीम हासिल करने के लिए भी पेशेंस की ज़रूरत होती है। आई एम श्योर कि आप लोग भी जब आप सब अपने अपने तालीम के सफ़र पे निकलेंगे, वो बार बार इंसान डिसअपॉइंट होता है। कभी टीचर नहीं सही मिलते, टीचर सही होते हैं तो हालात नहीं होते, कभी मामलात, हज़ार चीज़ें। तो जिस तरह हम बाकी अपनी जर्नीज़ को कंटिन्यू करते हैं, वहाँ पे जो लाइफ की जर्नी है उसको भी अच्छे अंदाज से गुजारना चाहिए। खैर, ब्रेक के बाद इस पर कंटिन्यू करेंगे गुफ्तगू, लेकिन अहमद अली दानिश भाई हमारे साथ हैं। दानिश भाई, क्या पेश करेंगे आप? हुजूर के मिलाद के हवाले से एक नात की चंद अशआर। गम के बादल छट गए, अब रे बहारा छा गया। गम के बादल छट गए, अब रे बहारा छा गया। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, मोमिनो खुशियाँ मनाओ, कमली वाला आ गया। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, कमली वाला आ गया। चेहराए वल फजर से और गेसुए वल्लैल से, चेहराए वल फजर से और गेसुए वल्लैल से, दिल को आईना बनाओ,
मनाओ, कमली वाला आ गया। मोमिनों खुशियाँ मनाओ, कमली वाला आ गया। कमली वाला आ गया जी, कमली वाला आ गया। मोमिनों खुशियाँ मनाओ। कमली वाला आ गया जी, कमली वाला आ गया। मोमिनों खुशियाँ मनाओ, कमली वाला आ गया। जश्न मिलादुन नबी में उनके ज़िक्रे पाक से, जश्न मिलादुन नबी में उनके ज़िक्रे पाक से, जश्न मिलादुन नबी में उनके ज़िक्रे पाक से। अपने घर को जगमगाओ, अपने घर को जगमगाओ, कमली वाला आ गया। मोमिनों खुशियाँ मनाओ, कमली वाला आ गया। कमली वाला आ गया जी, कमली वाला आ गया। मोमिनों खुशियाँ मनाओ, कमली वाला आ गया। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया दानिश भाई ने। ब्रेक के बाद अब हम कोशिश करेंगे कि अपनी गुफ्तगू को कंक्लूजन की तरफ भी लेके जाएं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी डॉक्टर सरवर साहब एक बड़ी गुफ्तगू, अच्छी गुफ्तगू उन्होंने पॉइंट उठाया, उसी को मैं आगे बढ़ा के फिर क्लोजिंग की तरफ जाती हूँ। इस पूरे वाक़े से कुछ पहलू तो बयान हो गए जो हमें हमारी इस्लाह के लिए और हमारी अमली ज़िंदगी में हिदायत के लिए ज़रूरी है। क्योंकि देखिए ताइफ के जो सारे मामलात थे, जो सारी चीज़ें, वो हमने किताबों में भी पढ़े हैं, ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। अल्टीमेटली सीखने वाली अब हमने उससे इन्फर करना ना हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। सेकेंडली एक चीज़ जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और पूरे वाक़े ताइफ से मतलब समझ ले पुकार के वो ये सफ़र हमें बता रहा है, वो ये है कि आपने मतलब उजलत पसंदी नहीं करनी। हम क्या करते हैं, हम रिज़ल्ट्स अपनी ख्वाहिश और अपनी ज़रूरत और अपने दौरानिए के मुताबिक चाहते हैं कि इस वक्त मैंने ये दुआ मांगी, इस वक्त मुझे ज़रूरत है, तो लिहाजा मेरी दुआ के मुताबिक मेरी तमाम कंडीशंस को फुलफ़िल करते हुए अल्लाह अता कर दे। ठीक है, तो तबीयत उजलत पसंद है, जल्द नताइज चाहती है, तो अल्लाह ताला उजलत पसंद नहीं है। आप देखें अल्लाह ताला ने फ़िरौन को भी एक पूरा मौका दिया, दौरानिया दिया, फिर जाके हलाक किया। नमरूद को भी दौरानिया दिया, यजीद को भी दौरानिया दिया। तो अल्लाह ख़ुद भी उजलत पसंद नहीं है और वो नताइज देने में उजलत को पसंद भी नहीं करता। एक नज़्म है, डिसिप्लिन है कायनात में, जिसके तहत आपने स्ट्रगल करनी है और अल्लाह ताला नताइज पैदा करेगा। तीसरी चीज़ जो हमें इससे समझ आती है वो ये है कि आप
आप जिस भी फील्ड में हैं, आप कामयाबी के लिए अटेम्प्ट्स करते रहें, स्ट्रेटजीज़ को बदलते रहें। एक इलाके में कामयाबी नहीं, हजूर हबशा गए, इधर कामयाबी नहीं, हजूर ताइफ गए, उधर कामयाबी नहीं, हजूर मदीना गए, अल्टीमेटली अल्लाह ने दरवाजे खोल दिए। तो अगली बात ये समझ आती है कि अटेम्प्ट करें और स्ट्रेटजी को चेंज करते रहें। इधर ज़रा सा एक जॉब हाथ से चली जाती है, हाँ। जो एक दुनियावी चीज़ है, हाँ जी। लेकिन ऑब्वियसली ज़रूरी है, रोजी रोटी सारी बिल्कुल। चीज़ों से कनेक्टेड होती है। एक नौकरी चली जाती है तो लोग हाथ पे हाथ धर के घर बैठ जाते हाँ, हैं हुन की करिए। और डिप्रेशन में चले जाते हैं ऐसा। और कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं। अच्छा, अब उसके बाद अगली चीज़ जो है कि अब जब ताइफ से हजूर इस्लाम के साथ हज़रत ज़ैद बिन हारिसा थी, सहाबी थी, अब वो अवाश जवानों ने जो उन्होंने पीछे लगा दिए वो पत्थर मारते थे, जिससे हज़रत ज़ैद आगे आते थे, उनका सर भी फटा, उनके जिस्म पर भी, फिर हजूर इस्लाम का जसद मुबारक भी लहूलुहान हुआ, तक नालैन तक में वो खून जमा होना शुरू हो गया और आप दीवार को पकड़ के चंद कदम चलते थे, फिर बैठ जाते थे। ये तकलीफ़ का आलम था। आप ज़रा गौर कीजिए, अब क्या हुआ। अब इस तकलीफ़ में आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्या हदिया पेश कर सकते हैं कि रसूलुल्लाह ने हमारे लिए ये ताइफ के दिन सख्त गुजारे और पत्थर खाए। ये सवाल ख़ुद कुरान में मौजूद है कि या रसूलुल्लाह आपने तो हमारे लिए इतना कुछ किया। अब ये बड़ी ज़ौक़ की बात है, आपने तो इतना कुछ किया, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा अजर तो अल्लाह के पास है। एक उम्मती जो बागैरत उम्मती है, खुददार, वो फिर पकड़ गया कदमों को कि नहीं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आपने इतना कुछ किया। तो फिर भी रसूलुल्लाह खामोश है, लेकिन अल्लाह ने फिर कुरान की आयत नाजिल कर दी, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, आप महबूब इनको बता दें कि मुझे अपनी ज़ात के लिए कोई अजर नहीं चाहिए। अगर मेरी इन तमाम खिदमात का कोई अजर देते हो, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तो फिर मैं पीछे फ़ातिमा को, हसन, हुसैन और अली को छोड़ के जा रहा हूँ। अगर मेरे इन पत्थरों का अजर देना है तो उनके साथ लिहाजदारी, हयादारी, मोहब्बत और मवद्दत का ताल्लुक़ रखना। तो लिहाजा अहले बैत अतहार का तज़किरा, अहले बैत अतहार का ज़िक्र, अहले बैत अतहार से मवद्दत, ये अहले बैत के साथ भी मोहब्बत और मवद्दत है, अजर रिसालत भी है, अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का ज़रिया भी है। सुभान अल्लाह। जी सरवर भाई, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जी, जी, जी। कलाम मैं, की, और एंड में मैं आपके भी क्लोजिंग वर्ड्स लेना चाहूँगी, बिकॉज ऑब्वियसली आपको तो हम डबल कैपेसिटी में हमेशा इनवाइट करते हैं, मगर अपना कोई लिखा हुआ कलाम हो तो बहुत जी मज़ा हाँ, आएगा। ये जो मौजू हमारा चल रहा है उसी की मुनासिबत से चंद शेर इसमें सीरत के कुछ मौज़ूआत आएंगे इन अशार में। सुभान अल्लाह। हर दम हमारी फिक्र हमारा मलाल था, हर दम हमारी फिक्र हमारा मलाल था, हम आसियों का आपको कितना ख्याल था, हम आसियों का आपको कितना ख्याल था। उस जा शहे उमम ने मोहब्बत की बात की, उस जा शहे उमम ने मोहब्बत की बात की, जिस जा जरा सी बात पे जंगो जदाल था, जिस जा जरा सी बात पे जंगो जदाल था, लहजे अटे हुए थे तासुब के हब्स में,
फरहत को ना बस एक ही रूए जमाल था। सादिक अमीन आपको कहते थे सब वहाँ, फिस्को फुजूर ही जहाँ वजह कमाल था। फिस्को फुजूर ही जहाँ वजह कमाल था। सरवर बफैज़े सरवर आलम है जिंदगी, सरवर बफैज़े सरवर आलम है जिंदगी, वरना तो एक पल भी गुजरना मुहाल था। हमासियों का आपको कितना ख्याल था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, माशाल्लाह माशाल्लाह। खूबसूरत लिखा हुआ कलाम, खूबसूरत पढ़ने का अंदाज, सबक आमूज़ कलाम। सबक आमूज़ कलाम। वही तो बात है व्यूअर्स के हम सब अपना हिस्सा डाल सकते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी में। हम जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर हम ईमान का एलिमेंट स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, अपने बिहेवियर, अपने कॉन्डक्ट को पॉजिटिव बना सकते हैं। अपनी ज़िंदगी से कोई मुख्तलिफ ज़िंदगी जीने की ज़रूरत नहीं है। उसी ज़िंदगी के अंदर दीन दुनिया दोनों को साथ लेके चलना है, सिर्फ दुनिया के साथ नहीं भागना, क्योंकि ये तो सब कुछ यहीं पे रह जाएगा, कब्र में तो कुछ नहीं लेके जाना। तो दुनिया और आखिरत दोनों अपनी पॉजिटिव और बेहतरीन करनी है, तरीका तो यही है। क्या बात। मान भाई आपकी तरफ बढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि मेरे भाई को भी मीठा बहुत पसंद है, तो किचन में भी अभी मीठा तैयार हो गया है। हमारी बहुत ही प्यारी आपी जान ने तैयार किया। जी आपी जान। जी, ब्राउनीज तैयार हैं और इसको हम आइसक्रीम के साथ सर्व करेंगे। आज तो ब्राउनीज आपके जितने ही खूबसूरत लग रहे हैं, थैंक यू, यानी कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपी, थैंक यू। ओके इमरान भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायर कहता है, जिस तरह लब से लब मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबब, काश के हम सब मिल जाएं नामे मोहम्मद के सबब। बेशक, आमीन। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ के पत्थर खा रहे हैं किस लिए? कि गैरों को अपना बनाने के लिए। मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करना चाहूँगा, आज हम फ़िरक़ावारियत, तासुब, नफ़रत की उस आग में जा चुके हैं कि हम अपनों को पराया बनाने की कोशिश और फ़िक्र कर रहे हैं। आइए इस ताइफ के सफ़र से हम ये सबक भी हासिल करें कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैरों को अपना बनाने के लिए इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, और हम उस मिशन को आगे बढ़ाते हुए अपने दिलों की नफ़रतों को, अदावतों को कुर्बान करते हुए हम अपनों को कम से कम अपना बनाने की तो नीयत करें। छोटी छोटी बात पे कुफ़र के फतवे, हालांकि बुखारी की रिवायत है कि जो किसी मुसलमान को काफिर कहता है वो ख़ुद काफिर हो जाता है। तो आइए आज तो एक तो इससे हम तौबा करें कि हमने उम्मत को जोड़ना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोमिन की 5 खूबियाँ बयान फरमाई कि ये मोमिन में ही 5 खूबियाँ हो सकती हैं। उसमें सबसे आखिरी जो खूबी बयान फरमाई, अल मवद्दतु बैनल मुस्लिमीन, जो मेरा ग़ुलाम होगा वो हर जगह मवद्दत, उल्फत, प्यार कायम करेगा। एक तो ये सबक हमें यहाँ से मिलता है। दूसरा सबक, आपने मुशक्क़तों की जब इंतहा कर दी, मसाइब की, अज़ियतों की जब आलाम की इंतहा हो गई, तो इसके बाद बावजूद भी अल्लाह की तरफ रुजू और सब्र का दामन नहीं छोड़ा,
अल्लाह पाक ने फिर उसके बाद उरूज अता फरमाया और मेराज जैसा तोहफ़ा नसीब फरमाया। सुभान अल्लाह, बेशक। तो उरूज किसी भी इंसान को मिलता है जब वो बर्दाश्त कर लेता है, दरगुज़र कर लेता है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की एक बांदी थी, मेहमान आए तो गरम गरम सूप लेकर जब वो पेश हुई तो ठोकर लगी तो उनके टांग पे गिरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, और वो जल गए बहुत बुरे तरीके से। तो यूँ गुस्से से जब देखा तो उसने फ़ौरन, आखिर वो भी उनकी ग़ुलामों में थी, उनके कदमों में बैठने वाली, सबक लेने वाली, फ़ौरन कुरान पाक की आयत पढ़ी, वल काज़िमीन अल गैज़। अल्लाह के जो महबूब बंदे होते हैं वो तो गुस्सा पी जाते हैं। तो फ़ौरन उसी लम्हे में आग टांग जल चुकी है और अभी कुछ लगाया भी नहीं, और ज़ुबान अक़दस से क्या जारी हो रहा है, कज़म तो गैज़ी, मैंने अपना गुस्सा पी लिया। साथ उसने कहा वल आफ़ीन अनिन नास, जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं वो तो माफ़ भी कर देते हैं दिल से। कहा जा तुझे दिल से माफ़ किया। और तीसरे नंबर पे कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। मैं जा तुझ पे एहसान करते हो तुझको आज़ाद करता हूँ। सुभान अल्लाह। तो हमें अपने बड़ों से ये सबक मिलता है कि गलती करने वालों के लिए भी, जैसा कि आका अलैहिस्सलाम ने ताइफ पे पत्थर खाए, मदीना मुनव्वरा हिजरत का मामला चला, और फिर जब दोबारा फ़तह मक्का होता है अल्लाह के महबूब उससे पीछे नहीं हटे, फिर दोबारा तशरीफ़ ले गए और 20 दिन का वहाँ पर क़याम और मुहासरा सारे मामले चलते रहे। उसमें कई सहाबा शहीद भी हुए। तो वापसी का जब इरादा किया, फ़तह नहीं हुआ फिर भी, तो सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये राय भी आई कि इनके लिए बद्दुआ फरमा दें, ये इतनी अज़ियतें और इतने सहाबा को शहीद और ये सारे मामला, उसके बावजूद आपने जब हाथ उठाए तो बद्दुआ के लिए नहीं, दुआ के लिए हाथ उठाए। तो मुर्रिखीन ने लिखा है कि आपकी दुआओं का सदका कि 2 दफ़ा तशरीफ़ ले गए, मुसीबतें, शहादतें, सब कुछ हुआ, लेकिन वो मुसलमान नहीं हुए। आपका वो सब्र, वो अच्छे अखलाक, वो मोहब्बत कि वो रंग ला रहा है, और वो सब दुआ के सदक़े से मुसलमान होके आ रहे हैं। एक सबक हमें ये मिलता है कि हमें बदगुमान या छोटा दिल करके नहीं बैठ जाना चाहिए कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती। हदीस पाक में आता है हर एक की दुआ कबूल होती है सिवाय उस शख्स के जो ये कहता है कि मेरी दुआ। और आखिरी गुजारिश कि आपने जैसे दावत वाले काम के लिए दर दर की ठोकरें खाई, अज़ियतें बर्दाश्त की, हम भी आज नियत करें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मेरी उम्मत दावत वाला काम, दूसरे को तरगीब देना, मिन्नत करना, समाजत करना, ये काम करती रहती है तो कुरान की जितनी बरक़ात है अल्लाह मेरे हर उस उम्मती पे नाजिल फरमाते रहते हैं। तो हम खाली ख़ुद अपने नेक अमाल की फ़िक्र ना करें, बल्कि दूसरों के लिए फ़िक्र, आर्डर ना करें। आर्डर आप अपनी सगी औलाद को भी करेंगे तो वो नहीं मानेगी। मोहब्बत, प्यार, अपनाइयत, इस अंदाज में हमने दूसरों को भी दावत देनी। क्या खूबसूरत बात आपने कही। और सरवर भाई, आप इनमें कुछ कहना चाहेंगे क्लोजिंग में? शॉर्ट सी बात। हाँ जी, बहुत खूबसूरत बातें हो चुकी हैं, और यकीनन जब सीरत का ज़िक्र करते हैं, किसी भी पहलू पे बात करते हैं, तो बहुत सारी अच्छी बातें सामने आती चली जाती हैं। तो रबीउल अव्वल शरीफ का और ख़ास तौर पे इन मुबारक दिनों से फ़ायदा उठाते हुए पैगाम मुख्तसर ये है कि सीरत को पढ़ने की नहीं बल्कि अपनाने की कोशिश करें। माशाअल्लाह। ये जो ताइफ का सफ़र है, आप सिर्फ़ इसको ले लीजिए। हमें हमारी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा मौका नहीं आया कि किसी ने हमारी तरफ कोई चीज़ फेंकी हो, कोई पत्थर फेंका हो, हमें कोई मारने की कोशिश की हो, तो बहुत बात की बात है। हम तो किसी से कही हुई बात की वजह से सारी ज़िंदगी के लिए मुंह मोड़ लेते हैं। हम तो मुस्कुरा के किसी से बात करना ज़रूरी नहीं समझते। जी हाँ, तो ये चीज़ें हैं कि इस सीरत के इस महीने की जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि हम सीरत को पढ़ने की बजाय सीरत को अपनाने वाले बन जाएं और अपनी ज़िंदगी का मुशाहिदा करते रहें कि कौन सी चीज़ें मिसमैच्ड हैं हमारी ज़िंदगी में। हम लोगों को मिलते किस तरह से हैं, बोलते किस तरह से हैं, उनके साथ हमारा रवैया कैसा है, मुआशरे में हमारी अखलाकियात क्या हैं। तो ये सारी की सारी जहाँ जहाँ मिसमैनेज्ड हैं और हम सीरत से हटे हुए हैं, उनको अपनाने की कोशिश कर लें। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने की ज़रूर भाई, और हम बल्कि ये गुफ्तगू शो के बाद भी कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया है, वक्त कम, मुकाबला सख्त, ज़िंदगी का भी यही एक सिस्टम है और कोई गारंटी नहीं है ज़िंदगी की। इसलिए हर दिन को पॉजिटिव और अच्छे अंदाज में गुजारें और कोशिश करें कि आखिरी वक्त का ना इंतज़ार करें कि बस जब हम बुज़ुर्ग हो जाएंगे तो हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। क्या पता कि आपको वो स्टेज नसीब ही ना हो ज़िंदगी का, उससे पहले बुलावा आ जाए, उससे पहले ही बुलावा आ जाए। तो हर दिन को ऐसे जिएं कि वो आपका आखिरी दिन है इस दुनिया में और आपने अपनी आखिरत को बेहतरीन बनाना है, ना कि हर रोज़ ऐसे जिएं कि जैसे हमने इस दुनिया से कभी जाना ही नहीं है
और फिर जब जाने का वक्त हो तो इंसान इस चीज़ पे हल्का ना हो रहा हो कि अब हम ये जो सब कुछ नेगेटिव कर चुके हैं इसको कवर कौन करेगा। सो इस नोट पे आज के शो को कंक्लूड करेंगे। दानिश भाई, क्या कलाम सुना के आज के शो को आप क्लोज करेंगे? हाँ, कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का, बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजुम मुनीर कहिए, बशीर कहिए